आप सबको नमस्कार। एंड इट इज वेरी डिलाइटफुल कि मेरी इंडस्ट्री के लोगों के साथ में मैं बैठा हूँ, बिकॉज माय फैमिली बिजनेस इज आल्सो ज्वेलरी। और मैं जवेरी बाजार से ही निकला हूँ बाहर। आज भी हमारे जो मेन बिजनेस है दैट इज इन दागिना बाजार, मेरे चाचा संभालते अभी वो, तो आई नो द इंडस्ट्री वेरी वेल। तो बहुत खुशी हुई जब अपने इंडस्ट्री वालों ने मुझे कहा कि हमारे इंडस्ट्री के लिए भी कुछ ऐसा ज्ञान दीजिए जो आज की तारीख में मेरा ब्रेड एंड बटर है, विच इज साइबर क्राइम। क्योंकि जहाँ पे अगर क्राइम होगा तो मेरा घर चलेगा भी। So that is a part of it. Now I would immediately start with it. कि साइबर क्राइम के बारे में मुझे किसी को बताने की जरूरत नहीं है कि व्हाट इज साइबर क्राइम, बिकॉज नाउडेज द चिल्ड्रन फ्रॉम द एज ग्रुप ऑफ 4-5 से लेके 80-85 तक के बुजुर्ग जो है, दे आर यूजिंग गैजेट्स। गैजेट्स मतलब मोबाइल्स। और मोबाइल आज की तारीख में एक नेसेसिटी हो चुका है। हम कहीं भी जाएंगे उसको साथ में लेके जाएंगे। अगर मैं बताऊं, अगर मेरा पर्स कहीं पे खो गया या कहीं पे मिसप्लेस हो गया तो मुझे इतना टेंशन नहीं आएगा, लेकिन अगर मेरा मोबाइल मेरे हाथ में नहीं दिखा तो आई विल गो हैवॉक। मेरा ब्लड प्रेशर, मेरा मतलब सब कुछ इधर ऐसा ऐसा हो जाएगा जैसे किसी ने मेरी जान निकाल ली हो। अब उस जान के लिए, क्योंकि मोबाइल में इंटरेस्ट नहीं है किसी को भी, मोबाइल के अंदर जो डेटा है उसमें इंटरेस्ट है। बिकॉज वो डेटा कहीं ना कहीं इट इज रिलेटेड टू आवर प्राइवेसी ऑफ आवर लाइफ नाउ डेज। हर तरीके की प्राइवेसी होती है। प्राइवेसी का मीनिंग डेफिनेशन ये नहीं होता है कि कोई गुप्त बातें ही होती है। प्राइवेसी इज एम्पल ऑफ थिंग्स। सो इस रिलेटेड जब मैं ये सब चीजें, जब बिकॉज व्हेन वी आर एक्टिंग लाइक दैट, देयर आर अदर साइड ऑफ द ह्यूमन बींग्स हु आर ऑल्सो ऑफ द सेम कैटेगरी। उन्हें पता है कि इंसान के दुखती नस क्या है। और साइबर क्रिमिनल्स जो आर पार्ट ऑफ द क्रिमिनल माइंडेड, नेगेटिव माइंडेड पीपल हु आर यूजिंग टेक्नोलॉजी फॉर देयर बेनिफिट और फॉर creating a nuisance in the life of the other person. Around 75% जो साइबर क्रिमिनल्स ऑपरेट करते हैं वो मॉनेटरी बेनिफिट्स के लिए करते हैं। 10-12% होते हैं जो एंटरटेनमेंट के लिए करते हैं, मजा आता है उनको किसी को नुकसान पहुंचाना। और दूसरे जो है बाकी के जो 8% करते हैं, 8 to 18%, दे आर फॉर लर्निंग पर्पसेस। जो टेक्नोलॉजी सीख रहे हैं, दैट इज अ पार्ट ऑफ देयर लर्निंग सिलेबसेस। लेकिन करते करते वो क्रिमिनल वर्ल्ड में कब घुस जाते हैं उन्हें पता नहीं चलता, बिकॉज दिस इज अ प्रेस ऑफ अ बटन। तो दिस आई वुड लाइक टू नाउ हाईलाइट सम केसेस कि हमारे ज्वेलरी इंडस्ट्री को भी साइबर क्रिमिनल्स ने छोड़ा नहीं है। बिकॉज अल्टीमेटली अगर आप देखें तो ज्वेलरी इज अ वेरी बिग सेगमेंट। कैश का रोलिंग है। अल्टीमेटली जो कमोडिटी है दैट इटसेल्फ इज आल्सो कैश ओरिएंटेड। अगर मेरे पास गोल्ड आ जाता है तो इट इज काउंटेड एज अ कैश ऑन हैंड, because that is the only material which can be encashed within 24 hours. Immediately I can go and encash it, which the cyber criminals know it. So they target the industry very well. थोड़ा माइनस पॉइंट था कि हमारे जो पीछे के जो जनरेशन थे, we were very well versed with the business, but education wise we were very behind. So they have taken that benefit also कि इनको education नहीं है, they are purely business people, they don't know technology. So how to trap them into any particular segment, या उनके तरफ से कैसे उनका बिजनेस रिलेटेड इंफॉर्मेशन निकाला दिया जाए और उनको एक्सटॉर्शन किया जाए। सो अभी बेसिकली ज्वेलरी के अंदर जो टाइप के साइबर क्रिमिनल्स ऑपरेट होते हैं, दे टारगेट बेसिकली योर डेटाबेस। हमें सबसे पहले मैं आपको कुछ लाइव एग्जांपल्स भी देते जाऊंगा। जैसे आज के टाइम्स ऑफ इंडिया में अगर सब लोगों ने पढ़ा है कि टाइम्स ऑफ इंडिया के अंदर आया है कि बहुत से पॉलिटिकल लीडर्स, इंडिया के बहुत से पॉलिटिकल लीडर्स के कॉल्स हैक हो चुके हैं, उनके मोबाइल्स कॉम्प्रोमाइज हो चुके हैं, उनके सारे मैसेजेस, उनके सारे लोकेशंस, उनके फोटोग्राफ्स, सब कुछ अ थर्ड पर्सन इज वाचिंग, द कन्वर्सेशन इज बीइंग हर्ड। ये चीजें अभी लाइमलाइट में आई है, लेकिन ये जब से टेक्नोलॉजी आई है तब से हो रहा है। अभी जैसे हम जूम प्लेटफॉर्म पे है, सबको ऐसा लग रहा होगा कि नो वन इज वॉचिंग अस, नो थर्ड पर्सन इज वॉचिंग अस। I would say that a third person is already watching and recording our total meetings, because ultimately it's a server cloud based. It is not one to one. ये कहीं ना कहीं टेक्नोलॉजी, इट्स अ पार्ट जहां एक सर्वर से आउटपुट निकलता है, दूसरे सर्वर पे इनपुट आ रहा है। तो देयर आर पीपल हु आर कीपिंग अ बैकअप ऑफ दिस पर्टिकुलर कन्वर्सेशन या दिस मीटिंग्स। अब हैक जो बड़ी प्लेटफॉर्म्स है, फॉर एग्जांपल अभी जूम है, दे विल नॉट बी डूइंग इट बिकॉज दे आर बिजनेस ओरिएंटेड। लेकिन जो हैकर्स होते हैं उन्हें पता है हमें इसमें से कैसे टारगेट करना है। दे विल नॉट टारगेट द सर्वर्स ऑफ जूम,
they will immediately enter into the middle point. So this is where they take away our data, they listen to our conversations of the closed door meetings, और then they start blackmailing. एग्जाम्पल्स अभी हमारे, क्योंकि हम बिजनेस कम्युनिटी है, हमारे साथ में सबसे ज्यादा जो टाइप के साइबर क्राइम होते हैं वो आपको मैं बताना चाहूंगा कि फर्स्ट इज डेटा थेफ्ट. आपका सारा डेटा ये कोई ना कोई आपका देखता है, पढ़ता है और सुनता है. हमें लगता है कि मैं अगर व्हाट्सएप के ऊपर कोई पर्टिकुलर मैसेज भेज रहा हूँ या व्हाट्सएप कॉल कर रहा हूँ तो इट इज ओनली बिटवीन मी एंड द ऑपोजिट पर्सन विथ whom आई एम कनेक्टिंग. नो, इट इज नॉट लाइक दैट. देयर इज अ पर्सन who can watch you and record your recordings. अगर सपोज आपका मोबाइल या आपका लैपटॉप या डेस्कटॉप जहां से भी आप ऑपरेट कर रहे हो, अगर उसके अंदर में एक मेलवेयर छोड़ दिया जाए या कोई पर्टिकुलर ऐसा स्पाईवेयर में छोड़ दूं, आपकी सारी हरकत मुझे पता चलेगी. मैं अगर सपोज साहिल जी के साथ में कोई कन्वर्सेशन कर रहा हूँ रिगार्डिंग सम ट्रांजेक्शंस, थर्ड पर्सन विल कम टू नो कि मैं साहिल जी के साथ में ये ट्रांजेक्शन करने वाला हूँ, इतने की लेन देन होने वाली है और किस तरीके से होने वाला है वो भी उसे पता चल जाएगा. And before the transaction occurs, the third person who is known as a hacker will take away all my monetary benefits or whatever transaction I'm going to do. तो ये गलतफहमी में नहीं रहिएगा कि हमें कोई देख नहीं रहा है. It is very practical. छोटे से छोटा टेक्निकल बंदा जो जिसे हम हैकर्स कहते हैं, उनकी एज ग्रुप 12 से लेके 28-30 साल तक की ही होती है. प्लस दे आर नॉट एडुकेटेड एज वी आर. वो सब 10वीं से लेके 15वीं तक ही होते हैं. उन लोगों को it is very easy for them to interpret and come into our connection. वो सारा डेटाबेस लेके वो बाहर बेच देते हैं या वो खुद क्रिमिनल्स को देते हैं, जिससे हमारा जो भी हार्ड एंड मनी होता है या जो भी ट्रांजैक्शन होने वाला है तो वो लीक हो जाता है. तो फर्स्ट थिंग इज डेटा थेफ्ट. सेकंड इज रैंसमवेयर अटैक. आज की तारीख में बहुत से ज्वेलर्स लोगों की कंप्लेंट्स भी आई है बिग कॉर्पोरेट हाउसेस कि हमारे रैंसमवेयर अटैक हो चुका है, अभी हमारे से एक्सटॉर्शन मांगी जाती है. एंड एक्सटॉर्शन जो होता है वो बिटकॉइंस में होता है या क्रिप्टो करेंसी में होती है. अब रैंसमवेयर क्या होता है कि सबसे पहले कि सपोज अगर मुझे जीजेसी का सर्वर हैक करना है और मुझे पता है उनके पास बहुत बड़ा डेटाबेस है, मैं इमीडिएटली ऐसी कोई चीज भेजूंगा, लेकिन आज नहीं भेजूंगा. ये बहुत बड़ी प्लानिंग से होती है कि मुझे अगर उनके सर्वर को हैक करना है, मुझे फरवरी में करना है, तो मैं आज से काम पे लग जाऊंगा. मैं जीजेसी के जो भी ऑथोराइज पर्सन है या आईटी हेड है या जो भी कम्युनिकेशन हेड है, मैं उनके साथ में करस्पॉन्डेंट करना करूंगा impersonating as if I'm a member or a director of that particular council. मैं emails भेजूंगा या messages भेजूंगा जिससे unknowingly the IT head or the person who is operating the system will download that particular comment. और एक बार डाउनलोड हो गया तो I am into their premises. और प्रीमाइसिस में आने के बाद मैं उनकी सारी हरकतें देखूंगा और फिर धीरे धीरे मैं उनके सारे सिस्टम लॉक कर दूंगा. और सिस्टम एक बार लॉक हो गया देन इट इज वेरी डिफिकल्ट टू ऑपरेट, क्योंकि मैं पूरा जो इनका डॉस सिस्टम होता है उसको एनक्रिप्ट कर देता हूं. और एक बार एनक्रिप्ट हो गया फिर इट इज नॉट पॉसिबल टू रिट्रीव दैट डेटा बैक अनलेस एंड अनटिल फिर उनका डिमांड आएगा कि अगर आपको आपका डेटा है डिक्रिप्ट करना है, आपको ऑपरेटिंग सिस्टम ऑन करना है वापस, तो हमें 1 बिटकॉइन या 2 बिटकॉइन जैसे आपकी कैपेसिटी, जैसे दे सी द सिनेरियो द कैपेसिटी ऑफ द पर्सन, और उस हिसाब से वो डिमांड रखते हैं. 90% पीपल ओबे देयर डिमांड, उनकी फुलफिल कर देते हैं एंड दे पे देम इन क्रिप्टो करेंसीज. और पेमेंट करने के बाद दे इमीडिएटली सेंड यू अ कोड आपके ईमेल आईडी पे, और जैसे ही कोड आता है आप कोड डालेंगे आपका सिस्टम चालू हो जाता है. सो दिस इज नोन एज रैंसमवेयर अटैक, जो बहुत तेजी से हो रहा है. पीपल आर गेटिंग ट्रैप्ड इनटू इट विदाउट नोइंग कि मेरे साथ में क्यों हुआ. मेरा सर्वर फुल प्रूफ अटैक, फुल प्रूफ है, सिक्योरिटी है, सिस्टम ऑडिट्स होते हैं रेगुलरली, फिर भी मेरा सिस्टम अटैक कैसे हो गया. मैं ये बताना चाहूंगा कि ये ऑन द स्पॉट नहीं होता है, ये आपका 2 या 3 महीने पहले के बैकलॉग में से ही कहीं ना कहीं से आता है. सो बीवेयर, कोई भी अनजान आदमी के साथ में प्लीज डू नॉट कम्युनिकेट, डू नॉट क्लिक ऑन एनी पर्टिकुलर लिंक. अब जैसे आज अभी और भी सॉफ्टवेयर आए हैं जिसके अंदर लिंक पे भी क्लिक करने की जरूरत नहीं पड़ रही है, बिकॉज ये साइबर क्राइम अवेयरनेस के जो सेशंस होते हैं, बहुत से पीपल हैव बिकम अवेयर. सो हैकर्स को भी पता है कि पीपल आर बिकमिंग स्मार्ट. So now they have improved their technology. Without sending you any link or message, they directly come to your gadget either through any material which you are interested in. They understand your social behavior. कि for example मुझे संजय जी का behavior मुझे पता है कि संजय जी likes music very well, और म्यूजिक भी कौन सा उनको फॉर एग्जाम्पल इंडियन म्यूजिक पसंद है, तो मैं और वो क्या कर रहे, मैं उनके ऐप पर्टिकुलर मूड पे देखूंगा
और मैं वो एक सॉन्ग उनको भेज दूंगा रिप्रेजेंटिंग कोई पर्टिकुलर एप्लीकेशन के जरिए या कोई सॉन्ग मैन्युफैक्चरर के जरिए, और उनको भेज दूंगा, और उस सॉन्ग के अंदर मेरा कोडिंग लगा रहेगा। जैसे ही वो सॉन्ग प्ले करेंगे, हिज गैजेट विल बी कॉम्प्रोमाइज्ड, मेरा एंट्री हो चुका उनके गैजेट के अंदर, एंड देन अगेन आई कैन कम बैक टू द माय ओरिजिनल पोजीशन, और मैं उनके सारे डेटाबेस ट्रेस कर सकता हूँ, डेटाबेस ट्रांसमिट कर सकता हूँ। तो दिस इज वेयर यू शुड नॉट डाउनलोड एनी पर्टिकुलर एप्लीकेशन विच इज नॉट रिक्वायर्ड टू यू। कोई भी सॉन्ग्स या कोई भी वीडियोस या कोई भी कन्वर्जेशन थ्रू एन अननोन पर्सन, प्लीज चेक द ऑथेंटिसिटी बिफोर डाउनलोडिंग या क्लिकिंग ऑन द पर्टिकुलर लिंक, क्योंकि एक बार अगर आपने उस पर क्लिक कर दिया, then no one in this world will be able to rectify it unless and until you agree to their demand. So it's a request, please do not fall a prey to that particular procedure. तीसरा होता है extortion, which is आज की तारीख में उसको sextortion भी बोलते हैं, जो सोशल मीडिया के जरिए होता है। आपका ही कोई बहरूपिया बनेगा, आपका ही नाम से या आपके कोई रिलेटिव के नाम से फेक प्रोफाइल बन के, या आपके दोस्त या इंडस्ट्री के इससे बन के वो आपसे कनेक्ट करेंगे, और जैसे ही आपसे कनेक्ट हो जाएंगे और आपने उनका रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर दिया, इमीडिएटली वो आपके कनेक्शन में आ जाएगा, आपके कॉन्टैक्ट लिस्ट में वो ऑटोमेटिकली आपके मोबाइल के अंदर उसका नंबर सेव हो जाता है, विच यू विल नॉट कम टू नो ऑल्सो, एंड देन ही कैन टेक अवे ऑल योर कॉन्टैक्ट लिस्ट। फिर वो आपके साथ में आपके सारे कॉन्टैक्ट्स को कोई पर्टिकुलर डिफेमेटरी मटेरियल भेजेंगे या र्यूमर्स फैलाएंगे। इसी के अंदर मैं आपको एक एग्जांपल देना चाहूंगा, बहुत बड़ी डायमंड फॉर्म में पंचरत्ना में who had come to me, उनके बारे में इतना डिफेमेटरी मटेरियल फैला दिया गया था इन 2019 कि दे हैव बिकम बैंकरप्ट, उनकी कंपनी पूरी डूब चुकी है, एंड दे आर वन ऑफ द लीडिंग डायमंड मैन्युफैक्चरर्स इन द कंट्री के, और प्लस उनके पर्सनल अटैक्स भी होते कि ये डायरेक्टर ऐसा है, इनका ये इश्यू चल रहा है बाहर। तो इस लेवल पे प्लस इट स्टार्टेड सर्कुलेटिंग ऑन व्हाट्सएप एंड फेसबुक। इतना प्रॉब्लम हो चुका था उनको कि दे कुडंट डिफेंड, उनके जो क्रेडिटर्स थे, उनके साइट होल्डर्स थे, दे स्टार्टेड डाउटिंग ऑन देम। डिमांड्स आने लग गए कि काइंडली स्टॉप आवर ट्रांजैक्शंस, हमारे पैसे रिफंड कर दीजिए या हमारा लोन रिफंड कर दीजिए। किसी को भी अगर इस तरीके का डिमांड इमीडिएटली आ जाता है तो वी कम इनटू फाइनेंशियल प्रेशर। तो बहुत बहुत बड़े तरीके पे हो चुका था उनको। दे वेंट टू द पुलिस टू लॉन्च अ कंप्लेंट, बट आपको बताना चाहूंगा कि दिस इज नॉट इजीली ट्रेसेबल। इसके अंदर अगर एक बार आपका मटेरियल फैलना शुरू हो गया, आपके सारे कॉन्टैक्ट लिस्ट उनके पास आ जाता है, हैकर्स के पास, और वो सारे कॉन्टैक्ट्स ग्रुप्स सबको भेजना शुरू कर देते हैं, एंड वेयर वी गेट अफेक्टेड टू इट। तो इसी का भी अभी सोल्यूशन है। फॉर एग्जांपल सबने पढ़ा होगा फ्रॉम पास्ट 3 मंथ्स जो ट्विटर, फेसबुक, गूगल के साथ में चल रहा है अपने सेंट्रल गवर्नमेंट के इशू के, द इंटरमीडिएरी जिनको कहते हैं, कि हमें अभी व्हाट्सएप के ऊपर भी प्रेशर डाला गया है, हमने लॉ भी बनाया है वैसा, टू सी द ओरिजिनेटर ऑफ द मैसेज, कि किसने सबसे पहले ये मैसेज या वीडियो बनाया और सर्कुलेट किया, उसका डिटेल हमें चाहिए। तो नाउ अभी ये नए रूल्स और नए एक्ट कानून के हिसाब से व्हाट्सएप या जो भी कंपनीज है, दे विल बी लायबल टू प्रोवाइड द ओरिजिनेटर ऑफ दैट मैसेज, जिससे पुलिस या लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज को बहुत इजीली पता चल जाएगा ये बंदा कौन है या बंदी कौन है जिसने सबसे पहले ये मैसेज सर्कुलेट किया। तो इट विल बी वेरी इजी टू ट्रैप देम। तो ये नया डेवलपमेंट है रिगार्डिंग द लॉज, लेकिन हमें ऐसा कोई भी काम नहीं करना है जिससे उनको एंट्री मिले हमारे घर के अंदर। दिस इज रिगार्डिंग सोशल मीडिया। आप सोशल मीडिया के अंदर भी अगर फ्रेंड लिस्ट में अगर आप चेक करो, ट्राई टू कनेक्ट विथ योर फ्रेंड्स एटलीस्ट वंस इन अ मंथ। समझो आपके 500 फ्रेंड्स है या 1000 फ्रेंड्स है, उनको एक महीने में कम से कम एक बार आप उनके साथ में कनेक्ट करने की कोशिश कीजिए, उनके साथ में उनका रिप्लाई देखिए, उनका प्रोफाइल्स चेक करते रहिए, उनके पुट्स जो वो क्या पोस्टिंग कर रहे हैं वो चेक करते रहिए, क्योंकि इसके अंदर 25 to 30% क्रिमिनल्स आपके डेटाबेस में आके बैठ जाते हैं, आपका सारा डेटा वो लेके बाहर की दुनिया में बेचते हैं, एंड देन यू फॉल एज अ ट्रैप। इसके अंदर ब्लैकमेलिंग भी बहुत होता है, ऑपोजिट जेंडर बन के आपको ब्लैकमेलिंग किया जाता है। अभी लेटेस्ट केस है, जस्ट लास्ट वीक एक व्हाट्सएप कॉल आया एक व्यक्ति को, सडनली ऑन इट वाज अ वीडियो कॉल, सामने एक लड़की थी और जो मेरा क्लाइंट है ही वाज अ मेल। जस्ट व्हाट्सएप कॉल पे उन्होंने इंश्योरेंस पॉलिसी के बारे में डिस्कस किया कि सर आई एम कॉलिंग फ्रॉम सो एंड सो इंश्योरेंस कंपनी, आपको इंश्योरेंस में इंटरेस्ट है क्या? तो मेरे क्लाइंट ने बोला कि भाई आप वीडियो कॉल क्यों कर रहे हैं, आई एम नॉट एट ऑल इंटरेस्टेड, बस इतना सा बात किया और उसने डिस्कनेक्ट कर दिया। विद इन 15 मिनट्स एक तीसरे बंदे का मैसेज आता है उनके व्हाट्सएप के ऊपर कि यू हैव
स्पोकन रबिश विद माय सिस्टर, आपने वल्गर बातें की हैं, इसलिए मैं आप पुलिस कंप्लेन कर रहा हूं। और ये पूरा चैट, एक वीडियो का चैट बना के उसको भेज दिया जाता है, जिसके अंदर जिस फीमेल बात कर रही थी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में, शी वाज शो न्यूड, कि वो न्यूड थी और आपने उसको अड्रेस करने को बोला, जिसकी वजह से मेरी सिस्टर अभी एक ऐसी सिचुएशन में पहुंच गई है, हम आपके अगेंस्ट में साइबर कंप्लेन कर रहे हैं। एंड इमीडिएटली माय क्लाइंट के पसीने छूट गए, उसे पता भी नहीं कि ये मैंने तो कुछ किया भी नहीं, फिर भी कैसे ये हुआ। दिस इज डन थ्रू मॉफिंग। ये आपका सिर्फ 30 to 40 सेकेंड्स का वीडियो ग्रैब करते हैं और फिर उसको मॉफ करते हैं और आपको भेजा जाता है सर्कुलेट। मेरे क्लाइंट ने उसको उस टाइम पे नहीं एंटरटेन किया, इमीडिएटली उसके ससुराल में वो वीडियो भेज दिया गया। क्रिमिनल्स को उनका ससुराल के नंबर्स मिले हुए थे, वो उधर पहुंच गए, उधर भेज दिया, एंड देन दे लॉन्च अ कंप्लेन। उनके एरिया के पुलिस स्टेशन से उनको फोन आया कि आपका एक कंप्लेंट आया हमारे पास, आप इमीडिएटली स्टेटमेंट के लिए आइए। एंड दैट टाइम इट वाज वेरी सीरियस। वो पुलिस स्टेशन में गए और उनको इमीडिएटली अरेस्ट कर दिया गया विदाउट एनी रीजन। अभी ये आप हमारे साथ भी हो सकता है, इसलिए अननोन नंबर से कोई भी वीडियो कॉल हो या कोई भी चैट्स हो, प्लीज डू नॉट एक्सेप्ट। ऑपोजिट जेंडर बन के कोशिश करेंगे, हमें एक्सेप्ट नहीं करना है, क्योंकि एक बार अगर आप इसके अंदर घुस गए, देन नो लीगल कैन हेल्प यू आउट, क्योंकि टेक्नोलॉजिकली इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस है आपके नंबर से गया हुआ, इसलिए आपको उसमें सावधान रहना है। आप जो भी बातें करें, क्योंकि हम ज्वेलरी इंडस्ट्री से, मैंने बहुत सा बार देखा है, बिकॉज आई myself have penetrated into ample of chats for Mumbai police, जिसके अंदर मैं मुंबई पुलिस along with other departments, they enter into your chat records और आपके कन्वर्जेशंस देखते थे कि आपने क्या कन्वर्ट किया, जहां पे हमारे ज्वेलर्स भी सर्कुलेट करते हैं, मैसेजेस करते हैं कि आज मैं इतना किलो गोल्ड लेके आपके पास आ रहा हूँ, शाम को 6 बजे आ रहा हूँ। प्लीज डू नॉट डू ऑल दिस थिंग्स ऑन एनी सोशल मीडिया विच इज ऑब्टेन्ड फ्री ऑफ कॉस्ट। ये सारे जो भी एप्लीकेशंस आप डाउनलोड करते हैं, ये सब फ्री ऑफ कॉस्ट है, ये सब डेमो वर्जन्स है, दीज आर नॉट जेन्युइन वर्जन्स, ये ट्रायल बेसिस वर्जन होते हैं, इसलिए उसके ऊपर कोई भी मॉनेटरी या पर्सनल कन्वर्जेशन जहां तक हो सके ना कीजिए। जहां भी अगर आपको ऐसा कुछ कन्वर्जेशन करना है, गो फॉर द पेड वर्जन। व्हाट्सएप ऑल्सो हैज देयर पेड वर्जन, टेलीग्राम हैज देयर पेड वर्जन, दूसरे भी बहुत से एप्स हैं जिनके पेड वर्जन है। पेड वर्जन में आप उनके ग्राहक बन जाते हो, और एक बार आप ग्राहक बन गए, यू कम अंडर द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, तो इसीलिए आपके ऊपर फिर वो प्रॉब्लम्स नहीं आ सकती है। जो इंट्रूडर्स होते हैं, क्रिमिनल्स होते हैं, वो उसके अंदर पेनेट्रेट नहीं कर पाते। इसीलिए मत कीजिए ये इतना सर्कुलेशन, क्योंकि मुझे भी दुख होता है कि हमारे भाई बंधु इतना ओपनली कैसे किसी के साथ में डिस्कस करते हैं। फेसबुक के ऊपर भी मैसेज डाला जाता है कि आज मैं इंदौर जा रहा हूँ बिजनेस ट्रांजेक्शन के लिए, प्लीज डू नॉट पोस्ट। क्यों? हम दुनिया को बताना चाहते हैं आप क्या करना चाहते हो। इट्स अ क्लोज कन्वर्जेशन, वो आपके और आपके बीच में रखिए, ये किसी तीसरे आदमी को मत बताइए, क्योंकि तीसरा आदमी आपको देखता है, और नॉट नेसेसरी आपके जो फ्रेंड लिस्ट में है वो सारे आपके दोस्त है, उसके अंदर कोई भी आपका पर्सनल एनिमिटी हो सकता है, या कोई थर्ड पर्सन जो आपको पहचानता नहीं है, म्यूचुअल फ्रेंड है, एंड ही में टारगेट यू। तो ये भी मत कीजिए, सोशल मीडिया को बहुत सोच समझ के एक्सेप्ट कीजिए, उसका आपको बिजनेस प्रमोशंस के लिए यूज कीजिए, फॉर मार्केटिंग पर्पस, नॉट फॉर ट्रांजेक्शनल पर्पस। आप मार्केटिंग पर्पस के लिए कीजिए। अब एक और एग्जांपल देना चाहूंगा कि ईमेल्स जो बहुत बार होते हैं, फिशिंग अटैक जिसे कहते हैं। हम फॉर एग्जांपल, मैं किसी ज्वेलर के साथ में जो जयपुर में बैठा है, उनके साथ में मेरा ट्रांजेक्शन हो रहा है, मैं ईमेल के जरिए उनसे कन्वर्स कर रहा हूं कि ओके, आपका माल मैं बना के आपको मैन्युफैक्चरिंग करूंगा, आपको भेज दूंगा, इतना मेरा अमाउंट होता है, ये मेरे बैंक अकाउंट में आप ट्रांसफर कर दीजिए। जो ईमेल के जरिए मैं मेरा बैंक डिटेल्स भेजता हूँ, सडनली विद इन अ फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड जो ट्रांसमीटर है उसके पास एक दूसरा ईमेल जाता है कि सॉरी, इस बैंक अकाउंट में मत भरिएगा, इसमें कुछ इश्यू चल रहा है, आप मेरे ये तीसरे अकाउंट में भर दीजिए। विदाउट कंफर्मिंग द डिटेल्स हम उस अकाउंट में पैसे भर देते हैं, फिर बाद में कनेक्ट करते हैं 5 दिन 6 दिन के बाद कि आपने माल भेजा नहीं, मैंने तो पैसे भेज दिया। द रिसिपेंट जो होता है वो बोलता है मुझे पैसे मिले ही नहीं, तो मैं आपको माल कहां से भेजूं। वो बोलते हैं हमने आपको, वो बैंक रेमिटेंस का कॉपी भेजते हैं कि ये रहा बैंक रेमिटेंस, हमने आपको पैसे भेजे। वो बोलते हैं ये मेरा बैंक अकाउंट ही नहीं है, और वहां पे डिस्प्यूट स्टार्ट, आपके रिलेशन भी खराब होते हैं और प्लस आपका पैसा गया। उस टाइम पे अगर आप पुलिस कंप्लेन भी करने जाओगे तो देयर इज नो पर्टिकुलर लॉ जहां पे आपको इसका बेनिफिट मिले या आपको प्रोटेक्शन मिले। तो इसीलिए कोई भी कन्वर्जेशन आप वाया इलेक्ट्रॉनिक मोड करते हो तो प्लीज वेरीफाई बिफोर ट्रांसमिटिंग एनी मॉनेटरी ट्रांजेक्शंस। अगर मैंने ईमेल के अंदर लिखा है कि मेरा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का अकाउंट है, तो सामने जो भी पैसा भरने वाला है, इट इज हिज ड्यूटी टू कॉल अप
मुझे कॉल करना चाहिए पहले कि भाई ये आपने जो भेजा है बैंक अकाउंट ये सही है क्या, तो मैं इसमें पैसे ट्रांसफर कर रहा हूँ। आफ्टर कंफर्मेशन ओनली, भले वो कितना भी अमाउंट हो, 1 रुपया हो, 1 करोड़ हो, जो भी हो, इट टेक्स जस्ट अ फ्रैक्शन ऑफ सेकंड टू कंफर्म विद ऑन टेलीफोन। या फिर ऐसे बंदे के साथ में उनका एक पर्सनल ईमेल आईडी लीजिए जो बिजनेस अकाउंट से ना रिलेटेड हो, और उसके ऊपर कन्वर्जेशन कीजिए। बिकॉज एक बार अगर ये पैसा गया, और ये बड़े अमाउंट में जाता है, 20 करोड़ 25 करोड़ इस तरीके के अमाउंट जाते हैं जो एक्सपोर्ट ओरिएंटेड सीप्स के अंदर, ये बहुत बड़े लार्ज स्केल पे चल रहे हैं, पैसे जाते हैं पता भी नहीं चलता। तो ये प्लीज कंफर्मेशन रखिए। फोन से जैसे पहले होता था, आज से 25-30 साल पहले फोन के जरिए ही सब कुछ होता था, फोन पे कंफर्मेशन होता था, वही चीज फिर से ये कीजिए। दूसरी चीज, अगर आप कोई ऑनलाइन बैंकिंग कर रहे हो तो कृपया करके आपका जो सोशल मीडिया फोन है या सोशल मीडिया जो गैजेट है उसको आपके बैंकिंग से अलग रखिए, कंबाइन मत कीजिए, क्योंकि वो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन के लिए ही रखना है। इट शुड नॉट बी लिंक्ड विद योर सोशल अकाउंट्स, क्योंकि सोशल अकाउंट में अगर किसी इंट्रूडर ने एंट्री ले ली वो आपके बैंक अकाउंट तक बहुत इजीली पहुंच सकता है, और एक बार पहुंच गया वो पूरा आपका अकाउंट खाली करके चला जाएगा। और ये मैं कहता हूं क्योंकि मैं आई एम हैंडलिंग सो मेनी केसेस, रेयर हार्डली 1 या 2% लोगों के पैसे वापस आते हैं, 99% लोगों के पैसे आते नहीं है, क्योंकि ये जो साइबर क्रिमिनल्स होते हैं ये सब अनदिखे होते हैं, हमें पता नहीं है कौन सी दुनिया से आते हैं, कौन से जुरिडिक्शन से आते हैं। अब आपको बताऊंगा कि ये जो क्राइम जितना भी होता है ये ऑपरेट कैसे होता है, कैसे पता चलता है इनको कि हम क्या करने वाले हैं। ये कोई आपको डेटाबेस गूगल पे या यूट्यूब पे कहीं पे भी मिलने वाला नहीं है। ये सारा डार्क नेट और डीप वेब करके एक अलग से दुनिया है, इंटरनेट की दुनिया है, जिसके अंदर ये सारे क्रिमिनल्स ऑपरेट करते हैं। इनके उनके एसोसिएशन होते हैं, जैसे हमारे ज्वेलरी के एसोसिएशन है वैसे हैकर्स की भी एसोसिएशन होते हैं, दे ऑपरेट फ्रॉम देम। जैसे अभी 2 दिन पहले ही इंडिया के बहुत बड़े एक हैकर को पकड़ा गया है जो मोंडल करके फ्रॉम कलकत्ता, उसे लाया गया, लखनऊ पुलिस ने अरेस्ट किया है। ही हैज स्टोलन अवे मोर देन 300 करोड़, 300 करोड़ से ज्यादा पैसा उसने साइबर सिफोनिंग ऑनलाइन ट्रांजैक्शन के जरिए किया है। हर एफआईआर के अंदर कहीं ना कहीं उसका लिंक होता है। तो आप सोचिए ये कैसे पैसे गए, और ये जाता किधर, ये पैसा जो क्रिमिनल्स ऑपरेट करते हैं उन तक ये पैसा नहीं पहुंचता है। दिस गोज टू द अंडरवर्ल्ड विच इज अ वेरी बिग माफिया, और उनके पास ये पैसा जाता है विच गोज आउट ऑफ द कंट्री, और कंट्री में ये क्रिप्टो करेंसी में कन्वर्ट होके जाते हैं, जिसकी वजह से इंडियन गवर्नमेंट ने अभी तक इसको लीगलाइज नहीं किया है। हमारे बहुत से ज्वेलर्स भाई बंधु है जो इस पर्टिकुलर कमोडिटी में भी ट्रेडिंग कर रहे हैं। इट इज माय पर्सनल रिक्वेस्ट, प्लीज डू नॉट एंटर इनटू इट टिल द टाइम इट इज लीगलाइज्ड, क्योंकि अगर इसके अंदर, अभी आपको इसमें भी एग्जांपल देता हूँ, बिटकॉइन के अंदर बहुत से लोगों ने इन्वेस्ट किया है। अभी रिसेंटली दिल्ली में एक भाई साहब ने 3 बिटकॉइन के अंदर पैसे इन्वेस्ट किए किसी के कहने पे, उनके अकाउंट में उनको फ्लैश कर दिया गया ये आपके अकाउंट के अंदर बिटकॉइन क्रेडिटेड है, एंड सडनली आफ्टर 10 to 12 डेज वो अकाउंट खाली हो गया। अब वो पुलिस कंप्लेन करने जा रहे हैं तो पुलिस कंप्लेन नहीं लेती है, क्योंकि इट इज नॉट लीगल। लीगल नहीं है तो आपका कंप्लेन बैठता नहीं है। और आज एक बिटकॉइन की कीमत 26 लाख रुपए है, तो सोचिए 3 बिटकॉइन मतलब ऑलमोस्ट 1 करोड़ के करीबन हो गया, आपका 1 करोड़ रुपया गया। आप इसके अंदर ना चीटिंग का केस दाखिल कर सकते हो, कोई केस बनता ही नहीं है। इसीलिए आप बहुत सोच समझ के इसके अंदर इन्वेस्ट कीजिएगा, क्योंकि इंडियन गवर्नमेंट ने अभी तक इसको नाइदर इलीगल नाइदर लीगल ऐसा ये किया हुआ। तो क्रिप्टो करेंसी, क्योंकि हमारे इंडस्ट्री के बहुत से लोग हैं, मेरे भी रिलेटिव लोगों ने भी इन्वेस्ट किया है, अब फंस चुके हैं वो लोग भी। अब मुझे कहते हैं कि इसमें से हमें कैसे भी करके हमारा पैसा दिलवाइए। सॉरी, देयर इज नो प्रोविजन इन द लॉ जिससे मैं आपको क्रिप्टो करेंसी का पैसा दिलवा सकता हूँ, क्योंकि कानून अलाउ नहीं करता इसके अंदर इन्वेस्ट करना। इसलिए बहुत सोच समझ के, अगर आपने इन्वेस्ट भी कर दिया हो तो जहां तक हो सके इसको रेमिट करके, इसको कन्वर्ट करके आप वापस अपने इंडियन करेंसी में ले लीजिए, क्योंकि आने वाले दिनों में और 1.5-2 साल के अंदर ये सारा माहौल और बिगड़ने वाला है ये क्रिप्टो ऑनलाइन का। जब तक, और इंडियन गवर्नमेंट इटसेल्फ इज कमिंग आउट विद देयर ओन क्रिप्टो करेंसी नोन एज लक्ष्मी, जो आरबीआई ने बना के रखा हुआ है, लेकिन कोविड और दूसरे कुछ इश्यूज के कारण वो लॉन्च नहीं कर सके हैं। उसके अंदर अगर आपके पास जानकारी हो तो उसमें इन्वेस्ट करना स्टार्ट कर दीजिएगा, दैट विल आल्सो गिव यू अ वेरी गुड रिटर्न्स। अभी बिकॉज इट्स अ एमसीएक्स प्लेटफॉर्म, इनको मेरे से ज्यादा जानकारी होगी, बिकॉज ऑलमोस्ट इट विल बी ऑल्सो बी कमिंग एज अ कमोडिटी आउटसाइड। तो राइट नाउ इट इज कमिंग अंडर द कमोडिटी ऑफ गुड्स एंड सर्विस। तो ये आप क्रिप्टो करेंसी से बचिए, क्योंकि हमारे इंडस्ट्री वाले बहुत है उसके अंदर। दूसरा है
कि आप जब कोई भी ऑनलाइन ट्रांसफर करते हैं बैंकिंग अकाउंट, आप बैंक अकाउंट में जब भी पैसा भरते हो, क्योंकि हम ज्वेलर्स हैं, हम कैश डिपॉजिट्स करते हैं, सारी चीजें जब भी आप डिपॉजिट करते हो, इट इज क्लियरली लिंक्ड विथ योर पैन कार्ड एंड योर आधार कार्ड। आपने आधार कार्ड नहीं भी दिया है बैंक को, तो वो आपके पैन कार्ड के जरिए आपके सारे ट्रांजेक्शन्स मॉनिटर किए जाते हैं। अब ये तो ठीक है, गवर्नमेंट इज मॉनिटरिंग, लेकिन जब आपका ट्रांजेक्शनल वैल्यू, क्योंकि देयर आर सॉफ्टवेयर जो अभी फॉर एग्जांपल मैं अगर सॉफ्टवेयर मेरे पास है, मैं उसके अंदर खाली अगर फॉर एग्जांपल पवन जी करके, पवन जी का मेरे को अगर बैंक अकाउंट डिटेल पता या उनका पैन कार्ड पता चल जाए, मैं खाली पैन कार्ड डाल दूंगा उस सॉफ्टवेयर के अंदर, मुझे उनके सारे बैंक डिटेल्स पता चल जाएगी, कितना करंट बैलेंस है उसके अंदर, और प्लस उनका टर्नओवर कितना हो रहा है बैंकिंग के अंदर, वो सारी चीजें मुझे वो सॉफ्टवेयर विद इन अ फ्रैक्शन ऑफ 1 मिनट मुझे सब कुछ बता देगा। और जैसे मुझे पता चलेगा, माय टारगेट विल बी पवन जी। सो दिस इज वेयर क्रिमिनल्स सीक स्टील योर डेटाबेस आइदर फ्रॉम एनी प्लेटफॉर्म, आइदर आपके बैंक से या पैन कार्ड से, आपके फोटोग्राफ से, और फिर आपको स्टॉकिंग करना शुरू कर देते हैं। ये रहा बिजनेस ओरिएंटेड। अब आप जब किसी के साथ में भी पर्सनल बनने की कोशिश करते हो, तो प्लीज उसके पहले उसके क्रेडेंशियल चेक कीजिए। अगर हम बिजनेस वेंचर साइन कर रहे हैं, ई कॉन्ट्रैक्ट साइन कर रहे हैं या उनको, तो आपका डिजिटल सिग्नेचर शुड बी कंपलसरी, बिकॉज एज पर द आईटी लॉ, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी लॉ, अगर आप कोई कॉन्ट्रैक्ट साइन करके ईमेल के जरिए या कोई सोशल मीडिया के जरिए किसी को भेज रहे हो और उसमें कहीं डिस्क्रिपेंसीज आ गई या डिस्प्यूट आ गया, देन इट विल नॉट बी एक्सेप्टेड इन द कोर्ट ऑफ लॉ। कोई भी कोर्ट में आप दरवाजा नहीं खटखटा सकोगे कि भाई सामने वाले ने कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था और वो ब्रीच कर रहे हैं, मेरा माल नहीं दे रहा है या मेरा पैसा नहीं दे रहा है, बिकॉज दैट कॉन्ट्रैक्ट वॉज एक्सचेंज्ड इलेक्ट्रॉनिकली। इट इज नॉट अलाउड एज पर द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट। कोई भी कॉन्ट्रैक्ट करना है तो आपको डिजिटली साइंड करके अगर आप भेजेंगे तो ही वो वैलिड ई कॉन्ट्रैक्ट गिना जाता है। ये बहुत से व्यापारियों के साथ हो रहा है, क्योंकि फॉर एग्जाम्पल कोई किसी के साथ में हमने कॉन्ट्रैक्ट साइन कर दिया कि आई विल बी सप्लाइंग 5 kg गोल्ड ऑर्नामेंट्स, और सडनली वो कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच कर देता है, तब आप कहाँ जाएंगे? आप पुलिस के पास जा नहीं सकते, बिकॉज इट बिकम्स अ सिविल डिस्प्यूट। लेकिन कोर्ट में भी, बिकॉज कोर्ट के पास पावर नहीं है, आपने वो कॉन्ट्रैक्ट आइदर ईमेल के जरिए या व्हाट्सएप या कोई भी सोशल मीडिया के जरिए भेजा था, ट्रांसमिशन इज डन थ्रू इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, देन इट विल नॉट बी एक्सेप्टेड। सो डिजिटल सिग्नेचर जहां तक हो सके, अगर आपका बहुत से ई कॉन्ट्रैक्ट्स या ऑनलाइन ट्रांजेक्शन होने वाला है, तो आप डिजिटल सिग्नेचर ऑब्टेन कीजिए आपके बैंकर के थ्रू, और उसको ऑपरेट ईयरली रिन्यू कराते रहिए और पासवर्ड प्रोटेक्टेड रखिए, बिकॉज इट बिकम्स अ लीगल आइडेंटिटी फॉर यू। ये आपके अगर ई कॉन्ट्रैक्ट्स और करते हो। अब आपको हनी ट्रैपिंग के बारे में, बहुत बड़े एक डायमंड मर्चेंट है मुंबई के अंदर ही, पर्सनल है उनका, साउथ मुंबई के अंदर है, करीबन 3 महीने पहले की बात है। उन्होंने किसी के साथ फेसबुक पे दोस्ती की, सामने वाले ने, जेंट्स ही थे दोनों, मेल ही थे, सामने वाले ने एक बिजनेस प्रपोजल दिया उनको कि मैं आपको लंदन से एक ऐसे मटेरियल भेजूंगा जिससे अगर आप हम इंडिया से ही खरीदते हैं, लेकिन क्योंकि आप मेरे दोस्त बन चुके हो, मैं चाहता हूं कि आप वो हमारे कंपनी को सप्लाई कीजिए, और जो भी अमाउंट हम उनको, आप 1000 रुपए में मिलेगा, आप हमको 3000 में बेचिए, जिसमें से 500 मेरा होगा, 1500 आपका होगा। जो लालच दे दिया, वो डायमंड मर्चेंट ने इमीडिएटली उस पर बिलीव किया और बोला ओके, मुझे ये बिजनेस डील पसंद है, आप बोलिए कैसे बना है? तो बोले आपका बैंक अकाउंट डिटेल दीजिए, मैं आपको $1 लाख ट्रांसफर करता हूँ। इमीडिएटली बिना सोचे समझे भाई साहब ने अपना बैंक अकाउंट डिटेल दे दिया। उन्होंने 1 लाख नहीं, उसके अकाउंट में $1000 ट्रांसफर कर दिए। जैसे ही पैसा आ गया, इनको कंफर्मेशन आया कि भाई 1 लाख आने वाला था, 1000 कैसे आया? उन्होंने उनके मोबाइल नंबर लेके एक्सचेंजेस शुरू किए, तो बोलते नहीं, दिस इज अ वेरिफिकेशन अमाउंट, हम आपको वेरिफिकेशन भेज रहे हैं कि आप जेन्युइन हो के नहीं, आपका अकाउंट जेन्युइन है कि नहीं, जिससे उन्होंने कंफर्मेशन कर लिया। फिर यहाँ के उनके अकाउंट के अंदर करीबन 1.5 करोड़ पड़ा था, आने की जगह उनका 1.5 करोड़ रुपया चला गया। और सडनली जब वो बैंक में गए उनके, तो बैंकर ने बोला आपका तो आपके अकाउंट के अंदर सिर्फ 7 रुपया, ओनली 7 रुपीज, पूरा 1.5 करोड़ रुपया गायब। बोलते आपने ऑनलाइन किसी बंदे को लंदन के अंदर ट्रांसफर किया, बैंक ऑफ स्कॉटलैंड के अंदर। वो डायमंड मर्चेंट एकदम शॉक हो गया कि मैंने कुछ भी नहीं किया, मैं तो जानता भी नहीं, उल्टा मेरे अकाउंट में $1000 आए थे और ये उल्टा मेरा 1.5 करोड़ गया कैसे? इमीडिएटली ही वेंट टू द पुलिस, पुलिस के पास एफआईआर हुई है, तो बहुत से इन्वेस्टिगेशन हुए, पता चला कि दैट वाज अ फेक
फेक कन्वर्जेशन बिटवीन हिम एंड द ऑपोजिट पर्सन। अब ये पूरा 1.5 करोड़ रुपया रिकवर करने में उनको नाक में दम आ गया, बिकॉज एक बार पैसा गया वो वापस आता नहीं है। इसीलिए कृपया करके कोई किसी को भी अपना बैंक अकाउंट डिटेल इमीडिएटली शेयर मत कीजिए। आप उनका पहले वेरिफिकेशन कीजिए कि उसका बैंक अकाउंट जेन्युइन है कि नहीं। आपका तो जेन्युइन है, आपको पता है, सामने वाला का जेन्युइन है कि नहीं है। आप उसको, जब फॉर एग्जांपल मैंने आपको मेरा आईसीआईसीआई का कोई नंबर दिया, आपको वेरीफाई करना है कि रियलिटी में ये आईसीआईसीआई का अकाउंट नंबर है कि नहीं। बिकॉज डार्क वेब के अंदर मैं आपको बताता हूँ, देयर आर ऑपरेटर्स, देयर आर एम्पल ऑफ सर्वर्स, जहाँ पे फेक बैंक अकाउंट्स के बैंक्स क्रिएट की जाती है और आर्ली बेसिस 24 घंटे के लिए, 36 घंटे के लिए। मुझे फॉर एग्जांपल सिटी बैंक का अकाउंट नंबर चाहिए किसी का, मैं किसी का भी डेटाबेस में अकाउंट नंबर उठा लूंगा, सिटी बैंक का एक आईएफएससी कोड क्रिएट करूंगा और इमीडिएटली सामने वाले के साथ कन्वर्सेशन करूंगा और वो पैसा मेरे अकाउंट में आ जाएगा। जो आपको दिखेगा सिटी बैंक, लेकिन बैकएंड के अंदर वो सिटी बैंक नहीं होगा, कोई और बैंक होगी। आपको पता भी नहीं चलेगा कि कौन से बैंक में गया पैसा। ये सारा मोडस ऑपरेंडी डार्क वेब और डीप नेट के अंदर होता है। तो आपको आपका बैंक अकाउंट वेरीफाई करना है। रेगुलरली कीप ऑन चेकिंग योर बैंक स्टेटमेंट्स। ऐसे नहीं हो कि महीना 2 महीने के बाद बैंक स्टेटमेंट चेक कर रहे हैं, आपके स्टाफ को भेज दिया, नहीं। आपको पर्सनली, अभी जब एवरीथिंग इज हैंडी, आपके मोबाइल में है, तो आपको 30 सेकंड या 1 मिनट से ज्यादा नहीं लगता आपका बैंक अकाउंट डिटेल चेक करने में। आपके क्रेडेंशियल चेक कीजिए कि आपके इसमें कोई अनोनिमस एंट्री ना आ रही हो। अब आपको ये भी बताता हूं कि बीइंग अ बेनिफिशियरी कैन आल्सो लीड यू इनटू प्रॉब्लम। आपके अकाउंट में अगर किसी का पैसा आया जो आपका नहीं है, वो भी आपको प्रॉब्लम में डाल सकता है। ये एक और ज्वेलर की बात है जो जोधपुर में है, उनके अकाउंट के अंदर 2 लाख रुपया आ गया। ही इज इनटू एमसीएक्स ट्रेडिंग ओनली एंड क्रिप्टो करेंसी ट्रेडिंग। उनके अकाउंट में 2 लाख रुपया आ गया, लेकिन उनके ट्रांजेक्शन रोज के करीबन 300 350 ट्रांजेक्शन होते हैं, जिसमें उन्होंने नोटिस भी नहीं किया कि 2 लाख किसका है, और उन्होंने यूज कर लिया। सडनली वर्ली पुलिस स्टेशन मुंबई से पुलिस गई उनके घर पे, उनको अरेस्ट करके यहाँ पे लेके आ गई। बिकॉज यहाँ पे कंप्लेन लॉन्च हुई थी कि उनके अकाउंट में से 2 लाख रुपया किसी ने चोरी किया है। तो एज पर इन्वेस्टिगेशन बेनिफिशियरी के अकाउंट में वो पैसे गए थे। पुलिस ने उनको नोटिस भी भेजा था जो उनको मिला नहीं, और उन्होंने रिप्लाई नहीं दिया, जिससे पुलिस आके उनको अरेस्ट करके मुंबई लेके आ गई। 40 days his bail was not granted, क्योंकि वो बेनिफिशियरी थे। और दूसरा क्या था उनका कि उन्होंने वो पैसा वापस लिया। सो आपके अकाउंट में अगर कोई भी पैसा आ रहा है और आपको उसकी जानकारी नहीं है कि किसका पैसा है, प्लीज डू नॉट यूज इट। आपको इमीडिएटली आपके बैंकर को इंटीमेट करना है या लोकल पुलिस स्टेशन को बताना है कि ये ट्रांजैक्शन मेरे अकाउंट में आया है जो मेरा है नहीं या मेरे किसी भी नॉन पर्सन का नहीं है, तो काइंडली मेक अ नोट ऑफ इट। वो आपको बचा सकता है। लेकिन अगर आपने ये नहीं किया तो इन पुलिस को राइट से आपको कस्टडी में लेना, बिकॉज यू बिकम अ बेनिफिशियरी ऑफ इट, प्रोवाइडेड यू डू नॉट यूज दैट मनी। लेकिन हम जब बिजनेस करते हैं, हमारे इसमें इतने ट्रांजेक्शन होते हैं कि हमें पता भी नहीं चलता कौन सा पैसा किधर है। अकाउंट्स डिपार्टमेंट हैंडल करता है, ओनर्स को भी पता भी नहीं होता है कि किसका पैसा आ रहा है किसका जा रहा है। तो ये कोर्ट ऑफ लॉ में नहीं चलता है। आपको इसकी पूरी जानकारी रखनी है, या आपके जो भी आईटी हेड है या आपका अकाउंट्स मैनेजर है, उसे आपको ट्रेन करना है कि हर ट्रांजेक्शन का ऑडिट होना चाहिए। एवरी डे ऑडिट रखिए। बिकॉज अगर आपको आपके अकाउंट में थर्सडे को पैसा आया, समझो फ्राइडे को किसी की कंप्लेन लॉन्च हुई है, इट टेक्स नॉट इवन 1 आवर फॉर द पुलिस टू ट्रेस द बैंक अकाउंट डिटेल्स कि किसके अकाउंट में पैसा गया। और जैसे उनको पता चला कि ये आपके अकाउंट में आया है, पुलिस इमीडिएटली आपका अकाउंट फ्रीज कर देगी। और अगर आपके अकाउंट में सपोज 2 लाख रुपए आए और आपके अकाउंट में 50 लाख पड़े, तो आपके पूरे 50 लाख फ्रीज हो जाएंगे। तो आपके इनोसेंसी, आपका इग्नोरेंस आपको ट्रबल है, और फिर वो 50 लाख डिफ्रीज करने के लिए आपको कोर्ट में जाना पड़ेगा, क्योंकि पुलिस को पावर नहीं है वापस डिफ्रीज करना। और एक बार कोर्ट में गए तो समझिए आपको 6 से 7 महीना गया। तो ये 6 से 7 महीने में आपके जो पूरे अमाउंट जो फ्रीज की हुई है, दैट विल नॉट बी अलाउड टू बी यूज्ड बाय यू। तो ये आपके जो भी बंदा या बंदी जो भी आपका अकाउंट हैंडल कर रहा है या बैंकिंग हैंडल करना है, उनको आपको ट्रेन करना है कि दे यू शुड टेक द रिपोर्ट फ्रॉम देम ऑन अ रेगुलर बेसिस, आइदर डेली और वीकली, बट डोंट इग्नोर इट। इतना, क्योंकि ये कोई फिजिकल क्राइम नहीं है, ये ऑनलाइन क्राइम है। इसमें आपको कोई जानता नहीं है, आपकी कितनी भी पहचान हो, आपके कितने भी पैसे हो, साइबर क्रिमिनल्स को इससे कोई लेना देना नहीं है।
वो सिर्फ आपके गैजेट को पहचानते हैं, आपके अकाउंट को पहचानते हैं। और एक बार उन्होंने आपको टारगेट कर दिया, फिर आप कितने भी लिंक लगा लीजिए, आपको मुसीबत में डाल देंगे। ये तो रहा अगर आप विक्टिम बन गए, लेकिन अगर आप अक्यूज बन गए, आपको अगर मुजरिम करार कर दिया गया, तब आपको कोर्ट कचहरी और वकीलों के पीछे भागना पड़ेगा और पुलिस के पीछे। तो ये बिकॉज इग्नोरेंस में लैंड यू टू ट्रबल एंड अवेयरनेस में सेव यू फ्रॉम ऑल द ट्रबल। तो ये जो भी मैं आपको बता रहा हूँ, ये दीज आर लाइव एग्जांपल्स, कोई बुक्स के अंदर की नहीं है, लाइव केसेस है। और ये जब एक बार केस अगर रजिस्टर हो गया, साइबर के अंदर बता रहा हूँ, अगर आपके ऊपर कोई केस रजिस्टर हुआ और आपको क्रिमिनल डिक्लेयर कर दिया गया है, कोई भी कोर्ट आपको जामीन देती नहीं है, क्योंकि कोर्ट को भी अभी तक इसको समझने में टाइम लग रहा है कि एक क्राइम होता कैसे है। तो जब तक वो समझते नहीं, आपको जामीन नहीं देते, बेल नहीं देते। इसलिए कृपया करके डोंट फॉल प्रे टू इट। पब्लिक प्लेटफॉर्म पे वाईफाई यूज मत कीजिए। किसी को भी, आपके ऑफिस में भी अगर कोई अनजान आदमी आता है या सेल्स एग्जीक्यूटिव आता है या कोई भी तीसरा बंदा जो आपके बिजनेस रिलेटेड हो, पर्सनल नहीं हो, वो आपसे आपका वाईफाई पासवर्ड मांगे तो कृपया करके मत दीजिए। आपको उसका इंटेंशन पता नहीं है। साइबर क्रिमिनल्स कस्टमर्स बन के आते हैं, आपके ऑफिस में आके आपसे वाईफाई पासवर्ड लेते हैं, और जैसे वाईफाई पासवर्ड लॉगिन कर दिया, वो खुद ऐसी कोई एक्टिविटी करते हैं जिससे आपका वाईफाई का आईपी एड्रेस लोकेट किया जाता है, और इमीडिएटली लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी आपका आईपी ट्रेस करके आपके ऑफिस तक आ जाएगी या घर तक आ जाएगी और आपको कस्टडी में ले लेगी। तो इसीलिए आप खुद किसी भी पब्लिक प्लेटफॉर्म का वाईफाई यूज मत कीजिए, और किसी भी अनजान आदमी को अपना वाईफाई पासवर्ड मत दीजिए। अगर आपको देना भी है, अगर किसी से वाईफाई का आपको इंटरनेट कनेक्शन देना है उस टाइम पे ऑफिस में, तो अपने वाईफाई के जो भी एडमिनिस्ट्रेटर है उसको बुलाइए, या आप खुद सीख लीजिए। इस वो कोई टफ काम नहीं है कि इसके अंदर यूजर्स क्रिएट कीजिए, कि आपको अगर लग रहा है कि आपका स्टाफ को भी पासवर्ड देना है, तो यूजर क्रिएट कीजिए, उसके अंदर एक बॉन्डिंग रख दीजिए कि मेरे यूजर को मैं रोज का 500 MB से ज्यादा यूज करने नहीं दूंगा। रेस्ट्रिक्शंस रखिए उसके अंदर, और उनका IMEI अपने आप आ जाएगा, और दे विल बी हेल्ड लायबल अगर कुछ भी होता है तो। लेकिन अगर आपने सिंगल यूजर रखा है तो आपको प्रॉब्लम होगी, जो भी ओनर है उस पर्टिकुलर वाईफाई कनेक्शन का, उनको प्रॉब्लम होगी। तो ये रहा वाईफाई रिलेटेड। आपको कुछ भी, अभी ज्वेलरी के अंदर आपको बताता हूं, क्योंकि हम लोग सबसे ज्यादा प्रॉब्लम फेस करते हैं रिटर्न ऑफ प्रॉपर्टी, स्टोलन प्रॉपर्टी। पुलिस कोई भी केस लेके आ जाती है हमारे पास कि इस चोर ने आपके दुकान में या आपके ऑफिस में ये माल बेचा विदाउट वेरिफिकेशन, और चोर ने जो इसके ऊपर भी उंगली उठाई, वो पुलिस उनको क्रिमिनल घोषित कर दी जाती है। ये ऑनलाइन भी हो रहा है। अभी रिसेंटली एक केस आया है कि एक रेगुलर कस्टमर एक ज्वेलर की दुकान में जाके माल बेचता है, सडनली आफ्टर अ मंथ, 1 महीने बाद उसकी माँ पुलिस को लेके आती है कि मेरे बेटे ने मेरे घर में चोरी की थी और मेरा सारा जेवर आपकी दुकान में बेचा है। वो ज्वेलर कहता है कि आंटी आप हमारे रेगुलर कस्टमर हो, तो इसलिए आपका बेटा आया तो हमने उनका आपका ही घर का सामान समझ के खरीद लिया। कानून में वो नहीं चलता है। इमीडिएटली पुलिस ने उसकी कस्टडी ली और उनको अरेस्ट कर दिया गया। तो ये भी होता है। आपको, यू कैन नॉट ट्रस्ट एनीवन इन टुडेज वर्ल्ड। ऑनलाइन भी ट्रांजेक्शन्स का, अगर आप ई कॉमर्स भी करते हो, तो कृपया करके पूरे रूल्स रेगुलेशंस फॉलो कीजिए। आप कोई भी अगर वेबसाइट चला रहे हो तो उसको पूरा कॉपीराइट, ट्रेडमार्क एज वेल एज पर द रूल्स एंड गाइडलाइंस ऑफ द IT एक्ट, वो आपके होने चाहिए। मैंने देखे बहुत से ज्वेलरी, क्योंकि मैंने 5-6 ज्वेलरी इंडस्ट्री के पूरे टर्म्स कंडीशन डिस्क्लेमर्स बनाए हैं। मैंने देखा है बहुत से एसोसिएशंस के भी KYC या उनके टर्म्स कंडीशंस अपडेटेड नहीं है। दे आर नॉट एज पर द लॉज ऑफ द कंट्री। वो सिर्फ कट कॉपी पेस्ट करके बना दिए गए। वो आपको कोई मतलब नहीं। उससे अच्छा तो मत बनाइए, मत लिखिए कुछ भी, क्योंकि आप कट कॉपी पेस्ट करते हो टू सेव अ नॉमिनल कॉस्ट विच में लैंड यू इनटू ट्रबल। आपने कोई ट्रांजेक्शन ऑनलाइन कर दिया और सामने वाले ने अगर कंप्लेंट कर दिया, आपको भुगताना देना पड़ेगा। अभी इसके अंदर उस टाइम पे आप ये नहीं कह सकते कि मेरा डेटा, मेरा प्राइवेसी लॉस था, मेरा डिस्क्लेमर्स था, बट इट वाज नॉट एज पर द कंपाइलेशन ऑफ द इंडियन टेक्नोलॉजी एक्ट। तो आपको उसका प्रॉब्लम आ सकता है। रिलेटेड टू ऑनलाइन अभी बहुत से फ्रॉड्स आ रहे हैं इनकम टैक्स के ईमेल आईडी से, ईमेल RBI से आते हैं कि आपका इनकम टैक्स रिफंड आ रहा है, आप क्लेम नहीं कर रहे हो, तो अगर आप ये 7 दिन के अंदर क्लेम नहीं करोगे तो आपका रिफंड पूरा रिवर्स कर दिया जाएगा। विदाउट वेरिफिकेशन लोग उस पे लिंक पे क्लिक कर देते हैं, और जैसे ही क्लिक किया उनका पूरा सिस्टम
हैक हो जाता है। आप पहले क्लिक करने से पहले सोचिए कि आपका रिफंड था क्या बाकी। आपके सीए के साथ में कंफर्म कीजिए कि ऐसा कोई रिफंड आने वाला है क्या अपना, बिकॉज इनकम टैक्स कोई ऐसा इंटीमेशन पहले भेजती नहीं है। अगर आपका रिफंड है तो इमीडिएटली आपके अकाउंट के अंदर क्रेडिट हो जाता है, जिसके बाद आपको उसका क्रेडिट नोट भेजा जाता है। तो डोंट फॉल प्रे टू दिस, बिकॉज और अगर आपको कोई ईमेल आईडी वेरीफाई करना है, सपोज मैंने आपको कोई ईमेल आईडी भेजा है विच इज फ्रॉम जीजेसी, पंकज बाफना @gjc.org से आपको कोई ईमेल आ रहा है, आप आपके हेड नोट में जाइए, हर ईमेल आईडी जैसे आप खोलेंगे उसमें एक छोटा सा ड्रॉप करके एक एरो होता है, उस एरो पे क्लिक कीजिए, आपको उसका ओरिजिनेटिंग ईमेल सर्वर का पता चलेगा कि ये जीजेसी से नहीं है, ये कोई थर्ड अननोन सोर्स से ईमेल है। इमीडिएटली उसको ब्लॉक कर दीजिए और डिलीट कर दीजिए। आप उसको रिप्लाई भी मत कीजिएगा। अगर रिप्लाई किया या क्लिक कर दिया, आपका पूरा सिस्टम कॉम्प्रोमाइज हो जाएगा, और एक बार कॉम्प्रोमाइज हो गया, इट विल बी अ वेरी हैवी कॉस्ट आपको वो पूरा रिट्रीव करने के लिए। तो ये छोटी सी चीज आपको सिर्फ देखनी है। अब तक कुछ क्वेश्चंस या तो कोई किसी के क्वेश्चंस हो तो मेरे को पूछ सकते हैं। एनी क्वेश्चंस? एक्चुअली पंकज भाई इतना वो चल रहा है बराबर से कि लोग इंटरेस्टेड ज्यादा है वो पूरा सुनने में कि मेरे ख्याल से वो क्वेश्चन तो होंगे, काफी सारे क्वेश्चंस होंगे डेफिनेटली, बट हम ऐसा कर लेते हैं ना, अभी जैसे फॉर एग्जांपल 3-3 हुआ है, तो हम 3:15 तक ये आपका प्रेजेंटेशन लेते हैं, उसका सिर्फ क्वेश्चन एंड आंसर लेते हैं। जैसे पवन जैन जी ने हैंड रेज किया है क्वेश्चन के लिए, अगर आप कहते हो तो उनसे पूछ लेते हैं एक बार। ठीक है सर, मैं 3:15 तक मैं और थोड़ा हाईलाइट्स करना चाहूंगा दूसरी चीजें। यस सर। अभी दूसरा है, 3:15 तक हाईलाइट कीजिए, फिर हम क्वेश्चन आंसर या एप्लीकेशंस। अभी जैसे मैं आपको बताऊंगा कि एप्लीकेशंस भी कोई भी डाउनलोड मत कीजिएगा, क्योंकि जब आप कोई ऐप डाउनलोड करते हो वो इनडायरेक्टली आपसे सारे परमिशंस ले लेते हैं, और हमें बिना गेटिंग इनटू इट हम उनको परमिशन दे देते हैं। और एक बार अगर आपने परमिशन दे दी, वो इमीडिएट, और भले आप उसको 5 मिनट बाद अनइंस्टॉल कर दो, लेकिन उस 5 मिनट के अंदर आपका पूरा एक्सेस दे दिया आपने। अभी बहुत बार मैंने जैसे मैंने जवेरी बाजार में भी बुलियन एसोसिएशन का सेशन लिया था, तो वहां पे भी एक क्वेश्चन पुटअप किया था मैंने कि कितने लोगों के पास ट्रू कॉलर है, तो बहुत से लोगों ने हाथ ऊपर किया था, मेरे पास ट्रू कॉलर है। लेकिन जैसे ही मैंने उसको पूछा कि आप साल का कितना भरते हो, तो एक भी हाथ ऊपर नहीं हो। सब बोलते हैं सर ये तो फ्री अवेलेबल है। फ्री में हर चीज अवेलेबल होती है, लेकिन फ्री की चीज कैसे आती है आपको पता है, आप सब बिजनेसमैन हो, मुझे बताने की जरूरत नहीं है। वो कंपनी इतना ओवरहेड्स, इतना कॉस्टिंग, इतना खर्चा करके वो कोई पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर बनाते हैं और आपको ऐसे ही फ्री में देंगे, थोड़ा सोचने वाली बात होती है। कोई भी चीज फुकट में नहीं मिलती, स्पेसिफिकली टेक्नोलॉजी तो जरा भी नहीं। वो आपसे आपका डेटा लेते हैं। ट्रू कॉलर जिसके पास भी हो, आप कभी गौर से देखिएगा, आपका इंश्योरेंस प्रीमियम आपके नजदीक के लोगों का डेट ऑफ बर्थ आपको नहीं पता है, उनको पता है। वो इमीडिएटली आपको एक इंटीमेशन डालते हैं, आपका LIC प्रीमियम इस डेट पे ड्यू है। आपको उस टाइम पे सीरियस होना चाहिए कि LIC प्रीमियम, मुझे भी याद नहीं है कि ट्रू कॉलर को कैसे पता चला कि मेरा प्रीमियम ड्यू है। मेरे एजेंट ने अभी तक मुझे फोन नहीं किया, कंपनी ने मुझे ईमेल नहीं किया। इसे बिकॉज जैसे ही आपका नंबर उनके पास पहुंचता है, रजिस्टर होता है, ट्रू कॉलर या ऐसे बहुत से एप्स है, वो उस नंबर के जरिए जहां भी आप रजिस्टर हो, वो नंबर जहां भी रजिस्टर होगा सारा डेटाबेस परचेज कर लेते हैं। और परचेज करने के बाद वो उसको किस तरीके से यूज करते हैं वो बताने की जरूरत नहीं है मुझे। वो आपको इमीडिएटली फोर्सिंग करेंगे कि आप रजिस्टर होइए, या फिर हमें डिफॉल्ट बना दीजिए, हमें ट्रू कॉलर को डिफॉल्ट ऐप बनाइए जो आपके सारे कॉल्स ट्रेस कर सकते हैं इनडायरेक्टली। बिकॉज ट्रू कॉलर का अभी बिकॉज ऑफ द न्यू IT गाइडलाइंस उनकी ऑफिस इंडिया में खुल चुकी है, तो लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज उनको पकड़ सकती है डेटा प्राइवेसी में। बिकॉज आप अभी ट्रू कॉलर के अंदर भी अगर आप देखते होंगे प्रीमियम वर्जन अवेलेबल, सिल्वर, गोल्ड एंड प्लेटिनम, आपको उसके अंदर फैसिलिटीज प्रोवाइड कर दी जाती है। ये वायलेशन ऑफ प्राइवेसी है। अगर मैं किसी को फोन कर रहा हूं तो मेरा सारा डिटेल सामने वाले तक पहुंच जाता है कि बंदा कौन है, कहां से कर रहा है, लोकेशन तक भी मिलता है ट्रू कॉलर के जरिए। तो ये प्राइवेसी वायलेशन है। जो डेटा प्राइवेसी एक्ट इंडिया के अंदर आने वाला है, बिल इज ऑलरेडी पेंडिंग, उसके अंदर सच कंपनीज विल नॉट बी अलाउड टू ऑपरेट अनलेस एंड अनटिल दे रिफॉर्म देयर ओन स्ट्रेटेजीज। तो अगर आप लोगों ने ये ट्रू कॉलर या कुछ डाउनलोड किया है, इट्स अ रिक्वेस्ट, पेड वर्जन में जाइए, ज्यादा महंगा नहीं है, कुछ 700 या 800 रुपया साल का है। हमें पर डे वाइज कॉस्ट गिन लीजिए, ₹2 ₹3 पर डे का कॉस्ट होता है। लेकिन
वो आपका डेटा शेयरिंग से बचाएंगे आपको। इसीलिए कोई भी फ्री वर्जन में मत जाइए। आप कोई भी सॉफ्टवेयर डाउनलोड करते हो, एंटीवायरस कृपया करके सारे गैजेट्स के अंदर एंटीवायरस डालिए। एंटीवायरस भी आपको अपग्रेड करना है, उसको पैच फाइल्स उसको अलाउ करना है कि एवरी डे वो आपका पैच फाइल्स अपग्रेड करते रहे, क्योंकि हैकर्स अगर एक बार आपके डिटेल्स में घुस गए, निकालना, क्योंकि आपको पता ही नहीं है वो है किधर किसको। और आपको दूसरा प्रोसीजर बताता हूँ, अगर आप विक्टिम बनते हो, कोई भी क्राइम हुआ हो आपके साथ, आपके फैमिली मेंबर्स के साथ या आपके नियर एंड डियर वंस के साथ, अगर इफ यू आर अ वुमन या इफ यू आर अ सीनियर सिटीजन और इफ यू आर अ चाइल्ड बिलो 18 ईयर्स, आपको ऑनलाइन हेल्प मिल सकती है सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से। आपको cybercrime.gov.in करके एक पोर्टल बनाया है जहां आप भी लॉन्च कर सकते हो कंप्लेंट, बट प्रेफरेंस विल बी गिवन टू दिस 3 पीपल। आपको वहां पे इमीडिएटली आपकी कंप्लेंट लॉन्च करनी है। वो आपकी कंप्लेंट इमीडिएटली विल गो टू द स्टेट हेडक्वार्टर्स, जो साइबर डिपार्टमेंट है, वहां से लोकल पुलिस, एंड लोकल पुलिस आपको ईमेल के जरिए कम्युनिकेट करेगी और आपकी कंप्लेंट एफआईआर में करना है कि नहीं करना है, फिर आपको कर दिया जाएगा। तो ये एक इजी तरीका है अगर आप विक्टिम बन चुके हो कोई भी साइबर क्राइम रिलेटेड है। अभी एक और चीज है कि ज्वेलरी का है, हम बहुत बार देखते हैं ऑनलाइन रेट्स ये करते हैं। अभी रिसेंटली kitco.com करके एक पोर्टल है जो सबको पता ही होगा, उसके अंदर ऑनलाइन रेट्स, हैकर्स लोगों ने पूरे रेट्स चेंज कर दिए। हम यहाँ पे फॉर एग्जांपल 45,000 रुपीज कुछ रेट चल रहा है और उधर इमीडिएटली 46,000 डिक्लेयर कर दिए, डिस्प्ले कर दिए, विच इज ओनली फ्रॉम द फ्रंट एंड नॉट फ्रॉम द बैक एंड। और सामने जो देख रहे हैं वो सडनली इट क्रिएट्स अ हैवॉक इन द इंडस्ट्री। तो हैकर्स कैन डू मैनिपुलेट एनीथिंग प्रोवाइडेड दे गेट एंट्री इनटू योर सिस्टम। तो कृपया करके किसी को भी इतने इजीली एंट्री मत दीजिए। आपका घर है, जो सिस्टम है, जो मोबाइल है, जो लैपटॉप है, वो आपका घर है। घर के अंदर सारी खिड़कियां, जिसे हम पोर्ट्स कहते हैं, वो आप चेक कराते रहिए। कोई भी एक्सटर्नल ड्राइव, किसी का भी पेन ड्राइव हो या किसी का मोबाइल का ओटीजी हो, कृपया करके मत डालिए, मत लगाइए, क्योंकि उसके अंदर भी जैमर्स होते हैं, हैकर्स। उसके जरिए भी, सपोज फॉर एग्जांपल मैंने आपको पेन ड्राइव दी कि मेरा पेन ड्राइव से डेटा कॉपी कर दीजिए आपके लैपटॉप में, या आप मुझे कुछ सॉन्ग्स दे दीजिए आपके लैपटॉप से। आपने दोस्ती यारी में वो पेन ड्राइव इंसर्ट कर दिया आपके यूएसबी के अंदर, आपका काम, मेरा काम हो गया। मैं जैसे आपने पेन ड्राइव इंसर्ट की, मेरे पेन ड्राइव के अंदर जो इनबिल्ट सॉफ्टवेयर है, जो इनबिल्ट मैलवेयर है, वो आपके सिस्टम के अंदर आ गया और मैं वो पेन ड्राइव लेके चला जाऊंगा। फिर आप जो हरकत कर रहे हो लैपटॉप के जरिए, आप आपका ऑनलाइन बैंकिंग, यूजर नेम, पासवर्ड जो भी टाइप करते हो, वो इमीडिएटली मुझे मेरे नोट पैड में दिखेगा। मैं कहीं भी बैठा रहूं, मैं लंदन में बैठा रहूंगा तो भी मुझे पता चलेगा आप क्या यूजर नेम पासवर्ड टाइप कर रहे हो, आपके सोशल मीडिया में क्या टाइप कर रहे हो, बिकॉज उसके अंदर मैंने की लॉगर्स डाल दिए। आप जो भी की दबाओगे मेरे नोटपैड में वो आ जाएगा। तो अभी उस टाइम पे सपोज अगर आप कंप्लेन करने जाओगे, वो नेग्लिजेंस में आता है, बिकॉज दिस इज नॉट हैकिंग। पुलिस के पास जाओगे, पुलिस बोलेंगे क्राइम क्या हुआ आपके साथ, हाउ विल यू प्रूव कि आपके साथ क्राइम हुआ है, बिकॉज आपने खुद आपका डेटा शेयर किया है। तो इसीलिए कोई भी एक्सटर्नल डिवाइस, भले कितना भी पहचान का हो, आप उसको इमीडिएटली पहले एंटीवायरस से स्कैन कीजिए, ताकि उसके अंदर कोई मैलवेयर या कोई थर्ड कोई सॉफ्टवेयर इंस्टॉल ना हो। और अगर उसके अंदर कोई भी अलर्ट आता है, इमीडिएटली सामने वाले बंदे को बोलिए, हे भाई यू आर गिविंग मी अ करप्टेड फाइल, और वो लेके आप कर दिए और फिर आपका सिस्टम स्कैन कीजिए। क्योंकि अगर एक बार आपके सिस्टम के अंदर वो वायरस लग गया, इट विल बी वेरी डिफिकल्ट फॉर यू टू रिमूव इट, आपका पूरा डेटाबेस गायब हो जाएगा। अब लास्ट में आपको टॉपिक लूंगा जो मोस्टली कॉपीराइट और ट्रेडमार्क का आईपीआर रिलेटेड होता है। हमारे ज्वेलरी इंडस्ट्री में हम लोग ऑटो कैड यूज करते हैं डिजाइनिंग में, मैन्युफैक्चरिंग में, और पायरेटेड ऑपरेटिंग सिस्टम यूज करते हैं, पायरेटेड ऑटो कैड सॉफ्टवेयर यूज करते हैं। कंपनीज आपको पूरी तरह से वॉच करती हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मेरा विंडोज है, ऑपरेटिंग सिस्टम है जो मैंने पायरेटेड डाउनलोड किया है, पायरेटेड ऑपरेट कर रहा हूँ। ऑटोमेटिक जैसे मैं इंटरनेट से कनेक्ट होता हूँ, वाईफाई से कनेक्ट होता हूँ, कंपनी को पता चल जाता है कि मेरा वर्जन परचेज नहीं है, इट्स अ पायरेटेड वर्जन। और फिर आप ऑटो कैड से भी कनेक्ट करते हो, फिर ऑटो कैड क्या जो भी सॉफ्टवेयर कंपनी है उनके विजिलेंस ऑफिसर्स को पता चलता है और वो इमीडिएटली रेड कन्वर्ट करते हैं आपके ऑफिस पे या फैक्ट्री पे अलॉन्ग विद द लोकल पुलिस। और आपके जो भी डेस्कटॉप्स है उनको राइट्स होता है कॉन्फिस्केट करने का। और अगर आपने उनके साथ में कुछ सपोज कोई दूसरा व्यवहार किया, बोलचाली हो गई, हाथापाई हो गई,
तो आपके ऊपर कॉपीराइट एक्ट एज वेल एज असॉल्ट ये दोनों लग सकता है। कॉपीराइट इज नॉन बेलेबल, इसीलिए कृपया करके अगर आप कोई ऑटो कैड या कोई भी सॉफ्टवेयर यूज करते हो, जहां तक हो सके पायरेटेड यूज ना करो, क्योंकि ये ओपन प्लेटफॉर्म है, मैं इसमें कोई भी दूसरी गाइडलाइंस नहीं दे सकूंगा कि कैसे उसको अवॉइड किया जाता है। तो जहां तक रहेगा, और अगर आप यूज कर रहे हो तो उसके अंदर इंटरनेट कनेक्टिविटी ना रखें, क्योंकि जैसे आप नेट से कनेक्ट करोगे इमीडिएटली आपका आईपी एड्रेस कंपनी तक पहुंच जाता है, और कंपनी के पास भी इतना टाइम नहीं रहता कि मैन्युअल वॉचिंग नहीं होती, वहां भी फिल्ट्रेशन सॉफ्टवेयर डाले रहते हैं। फॉर एग्जांपल 404.202, तो 404 इज फॉर पायरेटेड, इमीडिएटली आपका आईपी एड्रेस वहां पे हाईलाइट हो जाएगा कि ये 404 इस पर्टिकुलर ज्वेलर का है और ये पायरेटेड सॉफ्टवेयर यूज कर रहा है, और इमीडिएटली वो आपका एड्रेस या आपका सर्विस प्रोवाइडर का एड्रेस निकाल सकते हैं, and then they may convert it into a raid and arrest you. So these are the precautions which we have to take, क्योंकि बिजनेस सब करते हैं, वो पुराना जमाना गया कि हम भरोसा कर सके। अभी हम टेक्नोलॉजी बेस्ड है, हम टेक्नोलॉजी पे भरोसा नहीं कर सकते, क्योंकि ये किसी का नहीं है, ये दिस इज प्योरली ऑन इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी किसी की नहीं होती। तो इसलिए कृपया करके डोंट फॉल प्रे टू इट, या कोई भी इसमें अजाने से अनजाने से भी किसी के हाथ में अपना डेटा या अपना मोबाइल या अपना डेस्कटॉप कृपा करके ना दे। Now I would like to open for questions. एक्चुअली पंकज भाई, जितना आपने समझाया है ना, वो हर एक टॉपिक ही 2-3 घंटे का है। इतना ज्यादा जानकारी है कि आई एम सो श्योर कि सबके अपने अपने प्राइवेट हर एक का कहीं ना कहीं किसी को कुछ ना कुछ कनेक्ट हुआ होगा। और हम स्टार्ट करते हैं। पवन जैन जी ने हैंड रेज किया है, तो उनको मैं अनम्यूट करने को बोलता हूँ। उनका क्वेश्चन क्या है वो ले लेते हैं। आप पवन जी पूछिए अपना क्वेश्चन। नमस्कार पंकज जी। नमस्कार पवन जी। सर मेरा क्वेश्चन सिर्फ ये है कि आजकल ज्यादातर व्यापारी अपनी बिल बुक पर या अपने जो बिल का फॉर्मेट हम टैली वगैरह से बिल अपने बनाते हैं उस पर बैंक डिटेल्स छाप के रखते हैं। तो जैसे अभी आप बता रहे हैं कि भी किसी अनजान आदमी को बैंक डिटेल्स देना काफी रिस्की है और वो सॉफ्टवेयर की मदद से हमारे अकाउंट को हैक कर सकता है, तो फिर तो सभी व्यापारियों को इन जनरली हटा ही देना चाहिए। जी जरूर, ये मेरा पर्सनल रिक्वेस्ट है, क्योंकि बैंक अकाउंट डिटेल्स आप उन्हीं को दोगे जिनसे आपको रेमिटेंस आने वाला है, क्योंकि अगर आपकी ये कॉपी किसी और के हाथ में, बिकॉज जब आप बैंक डिटेल देते हो उसमें आईएफसी कोड डालते हो जी, और जो हैकर्स कम्युनिटी है हमें सिर्फ आपका आईएफसी कोड चाहिए, और एक बार आईएफसी कोड मिल गया हम आपके नाम से आपका अकाउंट नंबर निकाल सकते हैं। तो इसलिए इट विल बी माय रिक्वेस्ट, जहां तक हो सके बिल बुक पे या ऑनलाइन जो भी आप इनवॉइस जनरेट कर रहे हो उस पे ना डाले। आपको अगर किसी को क्रेडिट पे दे रहे हो तो उसको पर्सनल कम्युनिकेट कीजिए कि ये मेरा बैंक डिटेल्स है। जी। तो सर इसमें एक छोटा सा क्वेश्चन और है कि आईएफएससी कोड तो वैसे भी गूगल पर सबके अवेलेबल है। सपोज अगर मुझे आपका बैंक अकाउंट नंबर मिल सकता है आपके नाम से, तो आईएफएससी कोड तो कुछ भी नहीं है। मेरे को पता हो कि सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया चांदनी चौक में आपका अकाउंट है, तो सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया चांदनी चौक का आईएफएससी कोड अवेलेबल है गूगल पर। लेकिन मुझे पता नहीं ना पवन जी का अकाउंट सेंट्रल बैंक में उस टाइम पे। अच्छा, जब तक आप बताएंगे नहीं मुझे पता कैसे चलेगा। नहीं, मैं तो ये समझता था अभी तक कि बैंक अकाउंट नंबर किसी अनजान आदमी के लिए पता करना मुश्किल है, आईएफएससी कोड तो बहुत नहीं सर, इट इज वेरी इजी। मैं बता रहा हूँ, मेरे पास खुद के पास एक सॉफ्टवेयर है जिसके अंदर मैं खाली पवन जैन और आपका पैन नंबर डाल दूं ना, आपके जितने भी बैंक अकाउंट से कोई भी बैंक में मेरे को तुरंत इमीडिएटली पता चल जाएगा कि कौन से बैंक अकाउंट में कितना पैसा है आपके पास, और वो मैं इनकम टैक्स में शेयर कर सकता हूँ, मैं कहीं पे भी शेयर कर सकता हूँ। ये सॉफ्टवेयर है, इट इज इजीली अवेलेबल इन द मार्केट। नहीं, इनकम टैक्स से तो हमें डर नहीं है, लेकिन डर तो हमें हैकर से ही है, क्योंकि बैंक में तो वही पैसे डालते हैं जो हमारे लीगल होते हैं। नहीं सर, आजकल इलीगल ट्रांजैक्शन बैंक में ज्यादा हो रहे हैं। वो तो होगा। अच्छा, तो मतलब आपके हिसाब से बैंक अकाउंट नंबर हटा ही देना सर मेरी राय तो वो है। ठीक है, थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। अच्छा, मेरा रिक्वेस्ट है जो भी क्वेश्चन पूछना चाहते हैं अपना वीडियो जरूर ऑन करें, हैंड रेज भी करें, वीडियो भी जरूर ऑन करें, तो आप फिर क्वेश्चन फिर पूछ सकते हैं। इन द मीन टाइम मेरे को ये बताइए पंकज जी, जैसे हम पैन कार्ड आमतौर पे बैंक के काफी लोग हमसे मांगते रहते हैं, ये होता रहता है, वो उसमें हमको क्या करना चाहिए? जैसे पैन कार्ड बहुत एक कॉमन चीज है, हर बैंक वाला आएगा बोलेगा ये पैन कार्ड चाहिए या ये चाहिए, मतलब कहीं पे भी हम कुछ म्यूचुअल फंड भी करें कुछ भी करें, तो वो कैसे उस पर ट्रैक रखा जाए? सर अभी रिसेंटली इनकम टैक्स ने एक अपग्रेडेड वर्जन निकाला है विच इज नोन एज ई पैन कार्ड। जैसे आधार का भी अभी पता नहीं आप लोगों को कितनों को पता है कि आधार में भी एम आधार कार्ड निकल चुका है, प्लस वी आधार कार्ड विच इज नोन एज विजुअल आधार कार्ड। वो फिजिकल कहीं पे भी एक्टिवेट नहीं होता है,
आधार कार्ड के अंदर भी आप आपका आधार ब्लॉक कर सकते हो, लॉक कर सकते हो। अगर सपोज फॉर एग्जांपल हम आज बैठे हैं, मुझे मेरे आधार कार्ड की कोई जरूरत नहीं है, प्रेजेंट में कहीं यूज नहीं कर रहा हूँ, इमीडिएटली यूआईडीआई के वेबसाइट पे जाके मुझे अपना आधार कार्ड को लॉक करना है, ताकि कोई भी तीसरा बंदा बाहर मेरा आधार यूज ना कर सकता हो, और जैसे यूज करेगा उसको वो लॉगिंग ही नहीं देगा, बिकॉज इट इज लॉक। वैसा ही पैन कार्ड के लिए इनकम टैक्स ने अभी एक डिजिटल पैन कार्ड वर्जन निकाला है। मैं रिक्वेस्ट करूंगा सब लोग उसके ऊपर अप्लाई करिए, इनकम टैक्स के वेबसाइट के ऊपर ही अवेलेबल है, आप उसको ये कीजिए और डिजी लॉकर के जरिए उसको डाउनलोड करके रख लीजिए, क्योंकि अगर कोई पैन कार्ड मांग रहा है आपको उसी की कॉपी उसको सर्कुलेट करनी है, बिकॉज दैट इज अलाउड टू बी सर्कुलेटेड ओनली वंस। आप उसको जैसे व्हाट्सएप 5 लोगों से ज्यादा आपको फॉरवर्ड करने नहीं देता है, वैसे वो पैन कार्ड आप कहीं पे भी यूज दूसरा फॉरवर्ड नहीं कर सकता है। इट हैज टू बी सेंड बाय द ओरिजिनेटर, क्योंकि आप डिजी लॉकर पे आएंगे तो आप ही के मोबाइल नंबर या आप ही का जो भी आईपी एड्रेस है उसके जरिए ही वो रेमिट हो सकेगा, नहीं तो नहीं हो सकेगा। ये अभी लेटेस्टली हुआ है, जस्ट 15-20 दिन पहले। मतलब आपको लगता है जैसे एक आम आदमी जो टेक सेवी नहीं है, जिस तरह आपने बताया कि भाई ज्वेलरी साइड में पहले से ही थोड़ा सा एजुकेशन का ये था और अभी जो नई जनरेशन आई तो थोड़ा एक्टिव हुए हैं सब, लेकिन आज की डेट में आपके ईमेल का एक पासवर्ड होता है, एक बैंक का एक पासवर्ड होता है, ये सब पासवर्ड आदमी कहाँ पे स्टोर करे? मतलब अगर आप बोल रहे हैं कि ना मोबाइल में स्टोर करे ना इधर स्टोर करे, तो ये कहाँ पे जाके स्टोर करे ये सर सारे? अभी मैं बता रहा हूँ, देखिए मैं भी आई एम ऑल्सो 50+, मैं भी आप ही के इंडस्ट्री से हूँ, तो मैंने भी एक इसका पूरा, क्योंकि मेरे पास भी करीबन मेरी पूरी फैमिली का मिला हो तो 25 से 30 ज्यादा बैंक अकाउंट्स है। तो एक आप रिक्वेस्ट, मतलब एक आइडिया देता हूँ जो मैं कर रहा हूँ, आप एक एक्सेल फाइल या वर्ड फाइल क्रिएट कीजिए। इसके अंदर जब क्रिएट करते वक्त इंटरनेट ऑन ना हो, ये ध्यान रखिएगा। आप उसके अंदर आपका सारा डेटाबेस डाल दीजिए, आपका पासपोर्ट डिटेल्स, आपका बैंक डिटेल्स, आपका वेबसाइट का। उसके अंदर एक्सेल में करेंगे तो आपको एक रोज एंड कॉलम्स रेडीमेड मिलेंगे, और उसको पासवर्ड प्रोटेक्टेड कीजिए। जब आप सेव एज करते हो उस फाइल को तो उसमें पासवर्ड जनरेट कीजिए, और 2 लॉगिन्स, मतलब 2 बार लॉगिन नहीं करोगे तब तक वो खुलेगा नहीं। वो करके आपके एक पेन ड्राइव में ले लीजिए उसको, आपके वॉलेट में या आपके गले के चेन में उसको परमानेंट रखिए। जब कभी भी आपको उसको एक्सेस करना हो या आपको बैंक अकाउंट में एंट्री करनी हो और आपको याद नहीं आ रहा है, ओटीजी के जरिए आपके मोबाइल में वो पेन ड्राइव डाल दीजिए। बट ध्यान रखिए इंटरनेट ऑन ना हो, डेटा ऑन ना हो। डाल के आपका पासवर्ड रिट्रीव कीजिए, लॉगिन कीजिए, वापस आपका पेन ड्राइव निकाल के आपके जेब में या आपके गले में लटका दीजिए। दिस इज द सोल्यूशन विच इज बीइंग यूज्ड बाय टॉप ब्यूरोक्रेट्स एज वेल एज टॉप इंडस्ट्रियलिस्ट। आज वो लोग भी, या फिर दूसरा जरिया है, एक छोटा सा हैंडसेट 2,500-3 हजार वाला मिलता है, जिसके अंदर सिर्फ नोटपैड और यही सब चीजें चलते हैं, कॉलिंग। उसके अंदर नोटपैड के अंदर आपकी सारी डिटेल, जिसके अंदर इंटरनेट नहीं होता है, जो बैंकिंग के लिए आप यूज कर सकते हो, आपकी सारी डिटेल्स उसके अंदर सेव कीजिए। बट दैट हैज टू बी कैरिड वेयर एवर यू गो। मेरे पास, मैं वैसा ही करता हूँ, मेरा एक बैंकिंग मोबाइल अलग है, मेरा सोशल मीडिया मोबाइल स्मार्टफोन अलग है, और मैं पेन ड्राइव के अंदर सारी डिटेल रखता हूँ। जब भी मुझे लॉगिन, क्योंकि मैं 24 घंटा तो लॉगिन करूंगा नहीं, जब भी मुझे लॉगिन करना है ओटीजी के जरिए मेरे मोबाइल में वो इंसर्ट करता हूँ, और मेरा डेटा इमीडिएटली रिट्रीव करके लॉगिन करके वापस वो पेन ड्राइव निकाल देता हूँ। और ये मैं करीबन आज से नहीं 8-9 साल से कर रहा हूँ, अभी तक दिक्कत नहीं है। हाँ, स्टार्टिंग में आपको दिक्कत आएगी कि यार ये झमेला कौन करेगा, बट इट विल बिकम योर हैबिट, और हैबिट्स हमें अपनानी है अगर हमें बचना है। नहीं, गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। अभी हम एक सुमन जी का क्वेश्चन लेते हैं। सुमन पॉल जी, अनम्यूट करिए अपने आप को। सर मुझे ये जानना था कि जैसे अगर कोई कस्टमर आता है, बोलता है कि घर का सामान है, इसको बेच के कैश मनी लेना है, तो ऐसे तो हम लोग चेक से पेमेंट करते हैं। तो अभी आपने बताया कि उस तरह से कोई चोरी करके भी ला सकता है, तो उस सिचुएशन में क्या करना चाहिए? सर अभी सबसे पहले ये सिचुएशन तो ऐसा है कि इसका कोई सोल्यूशन ही नहीं है, मेरे शॉप पे भी हो चुका है। अभी इसके अंदर ऐसा है कि मोस्टली अगर आप, बिकॉज कानून क्या कहते हैं, आप चेक पेमेंट करो या कैश पेमेंट करो, पेमेंट इज नॉट द मोड। प्रॉब्लम इज दैट आपने चोरी का माल खरीदा, वो उनका एलिगेशन होता है। अब इसके अंदर बेटा चोरी कर रहा है, माँ चोरी कर रही है, कौन चोरी करता है, हमें पता नहीं रहता कि चोर कौन है इसके अंदर। तो इसीलिए जब तक एक, अगर हम सिस्टम बना दे कि भाई ओरिजिनल बिल जब तक आप लेके नहीं आएंगे हम आपका माल नहीं खरीदेंगे। वी हैव टू मेक दैट एन प्रैक्टिस विद ऑल द ज्वेलर्स। एसोसिएशन को भी थोड़ा मजबूत होना पड़ेगा, रूल्स बनाने पड़ेंगे। हम कस्टमर के बेनिफिट देखने के लिए हम अपने आप को मुसीबत में डाल रहे हैं, क्योंकि डे बाय डे कानून आज की तारीख में इट इज अ फिंगर टिप, चलते चलते आदमी को कानून पता है, तो उसका बेनिफिट भी लेते हैं और मिसयूज भी करते हैं। तो ओरिजिनल बिल अगर आपके पास होता है
देन इट बिकम्स अ जेन्युइन, भले कहीं से भी लेके आए, ओरिजिनल आपके पास जैसे आप बेचते हो, मैं बेच रहा हूँ आपको, दैट ओरिजिनल विल बी अटैच विथ योर सेकंड कॉपी। तो कल अगर पुलिस आपके पास आती है तो आप बता सकते हो देखिए ओरिजिनल बिल मेरे पास है, और ये बिल किसके पास होगा, जो जेन्युइन कस्टमर है, जिसने बाय किया उसी के पास होगा। एंड प्लस द पर्सन हु इज देयर, सपोज पंकज बाफना के नाम से बिल है, तो पंकज बाफना के नाम से ही चेक दिया जाएगा। एंड ट्राई टू मेक इट अ चेक इश्यू करो, आरटीजीएस एनईएफटी मत कीजिए। कस्टमर आपको इंसिस्ट भी करेंगे, लेकिन हम लोग क्या करते हैं, कस्टमर सर्विसेज के हिसाब से हम कस्टमर को बोलते हैं अच्छा ठीक है हम आपको एनईएफटी कर देंगे, लेकिन वो एनईएफटी आपको मुसीबत में डाल सकता है। तो आई सजेस्ट कि ओरिजिनल बिल लीजिए। अच्छा पंकज जी, इसी क्वेश्चन को थोड़ा आगे खींचते हुए, जैसे आज की डेट में जब सोने का भाव बढ़ता है तो काफी ओल्ड ज्वेलरी बिकने में आती है मार्केट में, तो क्या ये सिस्टम सही है कि जो बेचने आया उसका आधार और पैन ले लिया और चेक दे दिया, अगर उसका बिल नहीं भी हो कि मेरा ये एंसेस्ट्रल है, ये है, ऐसे अलग अलग कहानी करे, तो क्या उस चीज में हम पुलिस के लॉ में सेफ हैं कि नहीं है? उसमें भी सेफ नहीं है? और इसमें एक कर सकते हैं कि सपोज बिल नहीं है, बहुत के पास बिल नहीं हो, 20 साल पहले खरीदा हो या 25 साल, लोगों के पास नहीं होता ऐसे। हाँ, तो उसमें आप एक फॉर्मेट हर ज्वेलर के पास रखिए, एक फॉर्मेट जिसे कहते हैं अंडरटेकिंग, एक सिंपल से सिंगल पेज का फॉर्मेट, जैसे हम बिल बुक कैसे प्रिंट करवा के रखते हैं, वैसे आप एक अंडरटेकिंग का एक फॉर्मेट प्रिंट आउट करके रख लीजिए आपके बिल बुक जैसा। और जैसे ही कोई आया, मैं आया समझो फॉर एग्जांपल, तो मैं अंडरटेकिंग, वो अंदर कॉलम्स होंगे आपको फिलअप करना है, टेक अ सिग्नेचर ऑफ दैट पर्सन अलोंग विथ डिजिटल फोटोग्राफी आती है अभी, हर मोबाइल के अंदर एक ऐप, आप ऐप डाउनलोड कर सकते हो जहां आप उसके फोटोग्राफ क्लिक कर सकते हो, और उस जब आप उसका प्रिंट आउट निकाल के आपके अंडरटेकिंग के साथ में उसको पेस्ट कर दीजिए अलोंग विद द आधार एज वेल एज द पैन कार्ड ऑफ द पर्सन हु इज गोइंग टू टेक द मनी। तो ये क्या रहता है, अंडरटेकिंग एक बार दे दिया ना, तो कल अगर लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी आपके पास आती है तो आप कह सकते हो कि भाई ये देखिए अंडरटेकिंग है, इन्होंने साइन किया है, प्लस ये रहा फोटोग्राफ जो बंदा आया था, क्योंकि बहुत बार क्या होता है हमें पता नहीं रहता कौन आया था, पुलिस पूछती है कौन आया था, किसी भी तीसरे आदमी को खड़ा करते हैं, हमें तो याद भी नहीं कौन आया था। So these are the digital technology का use भी करना, it's not expensive, it is, the app is very cheap, it is officially available। जैसे अभी सोसाइटीज में अगर आप देखेंगे there is a company जो आपके विजिटर्स के फोटोग्राफ्स क्लिक करवाती है, वॉचमैन को मोबाइल दे देते हैं, आपका पूरा डेटाबेस क्रिएट होता है कि कितना बजे वो आदमी आया था, उसका फोटोग्राफ कहीं पे भी अनवांट लिंक है क्या नहीं कोई क्रिमिनल एक्टिविटी के अंदर। तो आपको ये अपने ज्वेलरी बिजनेस में भी हम एस्टेब्लिशमेंट कर सकते हैं इसमें, बट इफ द एसोसिएशन टेक द लीड तो एक अच्छे से कॉस्टिंग के अंदर उसको परचेज करके दे सकते हैं। थैंक यू जी, थैंक यू वेरी मच। ये सुनील पोदार जी का क्वेश्चन लेते हैं, कोलकाता से हैं, हमारे ई जोन के चेयरमैन भी हैं। हाँ जी, थैंक यू पंकज जी, बहुत बहुत आई ओपनर स्पीच थी, मैं और इससे दिमाग की बत्तियां जल गई। कभी इतनी डेप्थ में सोचा भी नहीं था कि इतनी बड़ी चीज निकल के आ सकती है साइबर क्राइम से। तो मैं साहिल भाई से रिक्वेस्ट करूंगा इसकी रिकॉर्डिंग एक बार हमको जरूर मुहैया कराएं। नहीं हम पंकज जी को जल्दी छोड़ने वाले नहीं है। जितने नहीं, टॉपिक मैं बनाए हैं ना, एक टॉपिक को हम, जैसे एक टॉपिक को पूरा एक 15 मिनट का एक उसका मतलब क्वेश्चन और आंसर और सोल्यूशन भी आपको देंगे, और फिर आगे आगे बढ़ते जाएंगे ताकि 4 टॉपिक लिखते रहेंगे। हाँ श्योर, इसका तो खाली इसका क्या है, इसको 2-4 बार सुनना पड़ेगा तब जाके ये दिमाग में सेट हो पाएगा। इतनी सारी चीजें एक साथ आ रही है जैसे बम्बार्टमेंट हो रहा है अपने ऊपर। श्योर जी साहिल भाई, थैंक यू पंकज जी, थैंक यू वेरी मच फॉर दिस आई ओपनर सेशन फॉर अस, थैंक यू वेरी मच। अभी एक ऋषभ जी का क्वेश्चन लेते हैं। ऋषभ अनम्यूट करिए। हेलो सर, मेरा क्वेश्चन ये है कि रिसेंटली आई सफर्ड फ्रॉम अ रैंसमवेयर अटैक जिसमें मुझे हैकर ने सारी फाइल्स एनक्रिप्ट कर दी थी और पैसे मांगे थे। मैं आई गॉट अराउंड इट यूजिंग, मतलब मैंने पूरा लैपटॉप फॉर्मेट कर दिया तो उससे मेरी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई, बट डेटा चला गया। अब ये चीज ऐसी थी कि लैपटॉप में एंटीवायरस होने के बावजूद ये चीज हुई, तो ऐसी चीजों को कैसे प्रिवेंट करें? और सर ऐसा है कि हम थोड़े एजुकेटेड है, थोड़े समझदार है, तो हम प्रिवेंट कर सकते हैं कि भाई ये फाइल नहीं खोल लिए, लेकिन अगर स्टाफ जो बिलिंग काउंटर पे बैठता है या फिर जो बिल बना रहा है वो वैसी जगहों पे ऐसी चीजें कैसे प्रिवेंट करे? नहीं ऋषभ जी, ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है, ये सबके लिए प्लीज ध्यान से सुनिएगा कि ये जो अटैक हुआ है, आप जब आपके स्टाफ अगर आपका सिस्टम ऑपरेट करने वाले हो तो कृपया करके उस पर्टिकुलर सिस्टम के साथ में इंटरनेट को जोड़िएगा नहीं, कीप इट अवे फ्रॉम द नेट। आपका अगर सर्वर बनाया है अगर ऑफिस के अंदर, तो सर्वर को अकाउंटिंग सिस्टम के साथ में कनेक्ट मत कीजिए, तो वो कुछ भी तो ऑटोमेटिक मैलवेयर विल नेवर एंटर इनटू इट अनलेस अंटिल इट इज कनेक्टेड विद द सर्वर।
बिकॉज ये जो भी मेलवेयर आता है ये आपको इंटरनेट के जरिए ही आता है. विदाउट इंटरनेट इट इज नॉट पॉसिबल टू एनक्रिप्ट योर डेटा. और सारे एंटीवायरस इज नॉट 100% फुल प्रूफ. इट डिपेंड्स ऑन वर्जन टू वर्जन. मोस्टली क्या होता है, मैंने बहुत बार देखा है, लोग डेस्कटॉप के लिए भी इंटरनेट के मोबाइल के एंटीवायरस खरीद लेते हैं विदाउट जानकारी. मोबाइल का एंटीवायरस सिर्फ मोबाइल के लिए यूज होता है, डेस्कटॉप का एंटीवायरस सिस्टम के लिए होता है, प्लस इंटरनेट. 2 पैकेजेस आते हैं. आप कौन सा खरीद रहे हो उसके हिसाब से. आई सजेस्ट आपको दोनों सॉफ्टवेयर, दोनों एंटीवायरसेस खरीदना चाहिए, जो आपका सिस्टम को स्कैन करे और दूसरा इंटरनेट जो होता है वो आपके नेट को कनेक्ट करे. तो और जो रैंसमवेयर के मेलवेयर्स होते हैं 90% एंटीवायरस कंपनी देमसेल्फ प्रिपेयर इट. वो खुद ही बनाते हैं और खुद ही उसका सोल्यूशन बाहर देते हैं. इट इज प्योरली आपको नॉलेज जितना है उसके ऊपर ही आप सेफ गार्ड कर सकते हैं. ओके जी. अभी हम एक क्वेश्चन है ये फोरम सोनी जी का. अनम्यूट करिए फोरम जी. हाँ सर. सर मुझे ये पूछना था कि अभी जैसे हम जूम पे इधर वो जो लाइसेंस वर्जन जो है तो वो तो थोड़ा कॉस्टली है, इसलिए हमारा जो कच्छ में वेबिनार होता है वो सब जूम पे करते हैं एप्लीकेशन. वो करना सही है या नहीं करना चाहिए? नहीं, देखिए कोई भी टेक्नोलॉजी बुरी नहीं होती, हम कैसे यूज करते हैं उसके ऊपर. अभी जूम पे भी अगर आप करते हो तो ऑब्वियसली आप पेड वर्जन में जाइए. पेड जूम सेल्स या कॉन्फ्रेंसेस उनका एक पैकेज होता है उनके अंदर भी. लेकिन उसके अंदर भी एक एडमिन को अपॉइंट कीजिए. होस्ट जो होता है, होस्ट की ड्यूटी होती है. बिकॉज लीगली भी सपोज अगर कोई क्राइम हो गया इस कॉन्फ्रेंस के अंदर, कोई पर्टिकुलर ऐसी कोई चीज आ गई जो हानिकारक है या क्रिमिनल एक्टिविटी की है, सो द होस्ट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस एक्टिविटी. तो होस्ट को एक पावर दे दीजिए कि किसी को भी एंट्री ना दे विदाउट वेरीफाइंग देम. अभी जैसे मैंने बहुत से स्कूल्स को एक मोडस बना के दिया है फॉर्मेट, क्योंकि अभी सारी स्कूल्स ऑनलाइन है. स्टूडेंट्स को वो सिर्फ यूजर नेम और ये भेज देते हैं, उसके अंदर कोई भी लॉगिन करता है. सपोज मैं स्टूडेंट हूँ पंकज बाफना, तो कोई पंकज बाफना बन के भी लॉगिन कर देता है क्योंकि सबके वीडियोस ऑफ होते हैं. तो मैंने स्कूल को एक फॉर्मेट बना के दिया है कि आप जब लॉगिन करते हो सॉरी जब कोई भी लॉगिन करता है तो इट इज द ड्यूटी ऑफ द होस्ट टू टेल द पर्सन टू पुट ऑन देयर वीडियो बिफोर एडमिटिंग देम. रूम के अंदर एडमिट करने से पहले वीडियो ऑन कीजिए. वीडियो ऑन करते ही अभी जैसे ठीक है अपना तो अभी काउंसिल है, इट्स ओपन प्लेटफॉर्म, लेकिन स्कूल्स या आपकी क्लोज डोर मीटिंग्स होती है या मेंबरशिप एसोसिएशन की है, दे शुड हाईलाइट द मेंबरशिप नंबर या आपका रोल नंबर, कि आपका रोल नंबर क्या है. तो जैसे वो हाईलाइट करेंगे देन ओनली द होस्ट विल एडमिट देम. और सारा कंट्रोल शुड बी गिवन टू द ओनली टू द होस्ट, नॉट टू एनीवन. तो ये अगर फॉलो करेंगे तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है. कोई भी आप वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग ऐप यूज कीजिए. और अभी तो आप आपका खुद का प्लेटफॉर्म बना सकते हैं. अभी देयर आर कंपनीज, समझो अगर आपके जीजेसी का बहुत से कॉन्फ्रेंसेस होते हैं, आपको जूम यूज करने की जरूरत नहीं है. आप उस कंपनी को, बहुत से सॉफ्टवेयर कंपनी बना रहे हैं, आपको टेलर मेड आपका सर्वर, आपका होम सर्वर मेड आपको वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग पैकेज बना के देंगे कि आप इसके अंदर एक साथ में साल में 1000 मीटिंग्स ऑर्गेनाइज कर सकते हो, जिसका डेटाबेस सिर्फ आप ही के पास होगा. और किसी का, जैसे आप अपनी वेबसाइट कैसे होस्ट करते हो वैसे ये होस्टिंग आपको मिल जाएगी. एंड इट इज वेरी इकोनॉमिकल, कोई महंगी नहीं है. आपको कुछ साल का कुछ अराउंड 70 to 80,000 रुपीज खर्चा आता है मेंटेनेंस कॉस्ट, व्हिच इफ इट्स एन एसोसिएशन दे कैन अफोर्ड इट रादर देन गोइंग ऑन टू पब्लिक प्लेटफॉर्म्स. और सर दूसरा एक क्वेश्चन था. हमारे इधर क्या होता है कि जो बिजनेस का फोन है उसी में सब आपने जैसे बताया मीडिया में सब वही फेसबुक चालू होता है, इंस्टाग्राम चालू होता है, उसी में बच्चे का गेम डाउनलोड होता है. ऐसा करना चाहिए या बिजनेस फोन को अलग ही रखना चाहिए? मेल आईडी अलग, ऑलवेज अलग. और स्कूल का स्कूल में भी मेल आईडी हो ही जाता है सब जगह. बिजनेस में भी अगर आप, जैसे बहुत से बात होता है, हम बिजनेस प्रमोशन के लिए भी सोशल मीडिया यूज करते हैं, वी शुड यूज इट, लेकिन उसके अंदर भी अलग अकाउंट्स यूज कीजिए. मार्केटिंग पर्पस के लिए एक अलग ही आईडी होना चाहिए, व्हिच शुड नॉट बी क्लब विद योर बिजनेस आईडी. बिकॉज हैकर्स बहुत स्मार्ट होते हैं, उनको कुछ दिमाग नहीं लगाना है. जैसे हम बच्चों को जब कोई खिलौना देते हैं वो दिमाग नहीं लगाते, उन्हें खाली वो पता, उनको यूज करना आता है कि जिसको धक्का दो तो गाड़ी चलेगी. वैसे ही हैकर्स करते हैं, सब सॉफ्टवेयर बेस्ड है. तो जहां तक हो सके आपकी आइडेंटिटी अलग रखिए. ओके सर, थैंक यू सर. ये पंकज जी, जैसे अभी जो डिजिटल सिग्नेचर रहता है वो हम सीए के साथ शेयर करते हैं, ऑडिट वगैरह जब वो होता है, और आखिरकार मतलब कम से कम यूज तो डिजिटल सिग्नेचर का ऑडिट तक है, उसके बियॉन्ड जो है वो तो अलग हो जाता है. तो वो वहाँ वो कितना सेफ है, या सीए के पास उसका पासवर्ड होना कितना सेफ है या नहीं, मतलब उसको कैसे टैकल किया जाए?
नहीं, अभी जैसे डिजिटल सिग्नेचर मोस्टली तो क्या करते हैं, सीए खुद का यूज करते हैं, हम इंडिविजुअली क्रिएट भी नहीं करते, सीए खुद का करते हैं, जो एक्चुअली एज पर लॉ दैट इज ऑल्सो रॉन्ग, बिकॉज दैट इज आइडेंटिटी थेफ्ट। अगर क्रिमिनल के हिसाब से दो तो सीए फंस सकता है इसके अंदर, लेकिन अभी मैं उनका वो अपना ज्वेलरी का है, उनके प्लेटफॉर्म पे उनको डराऊंगा। लेकिन जब हम अगर हम हमारा डिजिटल सिग्नेचर और हम सीए को दे रहे हैं फॉर आईटी पर्पसेज, मोस्टली हम 99% ओनली फॉर आईटी रिटर्न्स यूज करते हैं, तो इमीडिएटली जैसे रिटर्न फाइल हो जाता है, चेंज योर पासवर्ड, ताकि सीए भी बच जाए और हम भी बच जाए। आपका पासवर्ड चेंज कर दीजिए, और फिर आप, क्योंकि अभी तो धीरे धीरे आपके डिजिटल सिग्नेचर विल बी मेड कंपलसरी। आपको वोटिंग के लिए जैसे ई वोटिंग कार्ड आने वाले हैं, उसमें आपको डिजिटल सिग्नेचर या डिजिटल थंबप्रिंट ये आपको देना ही पड़ेगा। तो इट्स बेटर वी मेक इट अ हैबिट राइट नाउ टू यूज द डिजिटल सिग्नेचर्स। सो जो डिजिटल सिग्नेचर है ये जैसे जो सीए आईटी के लिए यूज कर रहा है, गवर्नमेंट भी बोलती है आईटी रिटर्न में डिजिटल सिग्नेचर लगता है एक सर्टेन क्राइटेरिया पे, तो क्या वो कॉन्ट्रैक्ट के लिए भी मिसयूज कर सकता है कोई भी बंदा, उसका स्टाफ वगैरह, मतलब कॉन्ट्रैक्ट के लिए भी मिसयूज कर सकता है? यस, इट्स बिकॉज़ और वो अगर सपोज वो मिसयूज कोई कर देता है, तो ये कितना मैं कह सकता हूँ कि भाई ये उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, उसने किया और मेरे पे उसका नहीं आना चाहिए, ऐसा पॉसिबल है कि नहीं है पॉसिबल? नहीं, क्योंकि जब आप डिजिटल सिग्नेचर लेते हो ना, दिस आर द देयर आर एजेंसीज व्हिच हैव बीन अपॉइंटेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, जिसमें बैंक्स, नेशनलाइज्ड बैंक्स को दिया गया पावर, वो भी सब बैंक्स को नहीं, सिलेक्टेड बैंक्स को। तो जब वो आप डिजिटल सिग्नेचर लेते हो तो आप एक अंडरटेकिंग देते हो फॉर्म भरते वक्त कि आई विल बी सोनली रिस्पॉन्सिबल इफ एनी मिसयूज और इफ द डेटा इज ट्रांसमिटेड एनीवेयर। तो अंडरटेकिंग आप दे रहे हो, तो अगर समझो आपने सीए को दिया और उस टाइम पे कुछ मिसयूज हो गया, तो इट विल बी आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी, नॉट दियार्स। मतलब ये तो बहुत रिस्की मामला है। मेरे ख्याल से संजय भाई के पास भी क्वेश्चन काफी सारे होंगे। संजय भाई भी बहुत देर से उत्सुक, बहुत ध्यान से सुन रहे हैं आपकी सारी बातें। संजय भाई आप प्रश्न पूछिए जरा बापना जी को, आपकी भी उत्सुकता रहेगी, और मैं चाहता हूँ आप भी 2-3 प्रश्न पूछिए संजय भाई। नहीं, बापना जी तो पहले से मैं बापना जी को जानता हूँ और मेरे छोटे भाई के साथ पढ़े हुए हैं, उनके क्लास फेलो हैं। मैंने पहले भी उनको सुना है और मिला भी हूँ उनसे, और इनका तो मैंने शब्दों में तो आप बखान कर ही नहीं सकते हैं। जो इनकी जो नॉलेज है और इनकी जो एक्सपर्टीज है वो अपने आप में अवर्णनीय है। ऋषभ जी ने हाथ ऊंचा किया है, तो ऋषभ जी नहीं, उनका क्वेश्चन हो गया हुआ है, उनका बाई चांस पिछला रेज है ना, उनका क्वेश्चन अच्छा हो गया, भी हो गया और फोरम जी का भी हो गया। ओके।